क्या कभी इस बात पर कभी गौर किया गया है कि किसी भी जीवित प्राणी को जिंदा रखने वाली सबसे छोटी जो फैक्ट्री है या कह ले इमारत की ईंट, वो आखिर क्या है? एक ऐसी चीज जिसे नंगी आंखों से देखना भी मुमकिन नहीं है ना? बिल्कुल, वो चीज जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारे और इस धरती पर मौजूद हर जीव के अस्तित्व का पूरा आधार है। जब हम किसी विशाल पेड़ या किसी बड़े जानवर को देखते हैं तो शायद ही कभी ये ख्याल आता है कि वो पूरा का पूरा ढांचा अनगिनत सूक्ष्म जीवित मशीनों से मिलकर बना है। एकदम सही कहा आपने। ये एक ऐसा विचार है जो जीव विज्ञान के बायोलॉजी के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को सामने लाता है। हाँ, और मैं आज के इस गहन अध्ययन यानी हमारे इस डीप डाइव में सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूँ। मैं आज की होस्ट हूँ और मेरे साथ इस विषय के एक्सपर्ट मौजूद हैं। नमस्कार। और आज की इस चर्चा का हिस्सा बनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज की हमारी इस चर्चा का जो स्रोत है वो विज्ञान की एक बहुत ही शानदार पुस्तक का अध्याय है, जिसका नाम है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका, जीवन की मूलभूत इकाई। और आज का हमारा जो मिशन है वो भी बहुत स्पष्ट है। बिल्कुल, हमें ये समझना है कि कैसे एक छोटा सा कमरा पूरे जीवन के चक्कर को चलाता है, इसके अंदर कौन से रहस्य छिपे हैं और इतिहास में पहली बार इंसानों ने इस अनदेखी दुनिया का दरवाजा कैसे खोला। और जब हम जीवन की इस सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि ये महज एक स्थिर ईंट नहीं है जो किसी दीवार में बस लगी हुई हो। हाँ, यहाँ पर कार्यात्मक या फंक्शनल शब्द का महत्व सबसे ज्यादा है। ये एक ऐसी ईंट है जो सांस लेती है, जो अपने लिए ऊर्जा पैदा करती है। एग्जैक्टली, ऊर्जा पैदा करती है, खुद की मरम्मत करती है और अपने जैसी नई ईंटें भी बना सकती है। ये किसी भी बड़ी मशीन का सिर्फ एक पुर्जा नहीं है, बल्कि अपने आप में एक संपूर्ण स्वतंत्र मशीन है। बिल्कुल। और इस मशीन की जो कहानी है वो शुरू होती है इसके नाम से, जो विज्ञान के इतिहास की एक बहुत ही रोचक विडंबना को दर्शाता है। हाँ, सेल शब्द की उत्पत्ति की कहानी वाकई हैरान करने वाली है। लैटिन भाषा में एक शब्द है सेल्यूला, जिसका सीधा सा अर्थ होता है एक छोटा कमरा, अ लिटिल रूम। जब हम किसी छोटे कमरे की कल्पना करते हैं तो दिमाग में बस एक खाली जगह आती है जिसकी 4 दीवारें हों। हाँ, 4 दीवारें हों और अंदर कोई हलचल ना हो, एकदम निर्जीव खाली डिब्बा। लेकिन एक खाली डिब्बे की ये जो छवि है ये वास्तविकता से कोसों दूर है। ये छोटा कमरा असल में एक बेहद जटिल, व्यस्त और एकदम खचाखच भरे हुए महानगर जैसा है। महानगर, ये बहुत अच्छा शब्द है इसके लिए। इसके अंदर एक ऐसा जीवित पदार्थ भरा होता है जिसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, और ये प्रोटोप्लाज्म कोई साधारण तरल या लिक्विड नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये वो जादुई रसायन है जो जीवन को संभव बनाता है। इस प्रोटोप्लाज्म के भीतर चल रही गतिविधियों को अगर हम एक कारखाने की तरह देखें तो ये सच में अविश्वसनीय लगता है। इसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा यानी फैट्स जैसे जैविक अणुओं का लगातार निर्माण और विघटन हो रहा है। और इसके साथ ही न्यूक्लिक एसिड भी मौजूद होते हैं, जैसे कि डीएनए और आरएनए। बिल्कुल, डीएनए और आरएनए। ये जो डीएनए है ये केवल एक निष्क्रिय निर्देशिका या कोई मैनुअल नहीं है जिसे बस पढ़ लिया जाए। हाँ, ये एक बहुत ही सक्रिय आर्किटेक्ट है। सही कहा, जो लगातार आदेश दे रहा है कि कौन सा प्रोटीन कब बनेगा और सेल को आगे क्या करना है। और इस पूरी प्रक्रिया में पानी, विभिन्न आयन और लवण एक ऐसा माध्यम प्रदान करते हैं जिसमें ये करोड़ों रासायनिक प्रक्रियाएं हर सेकंड बिना किसी रुकावट के हो पाती हैं। अगर हम इस छोटे से कमरे की आत्मनिर्भरता पर गौर करें तो ये विज्ञान के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। बिल्कुल, एक सिंगल सेल अपना विकास कर सकता है, अपने चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित कर सकता है, भोजन से ऊर्जा निकाल सकता है और प्रजनन या रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। हर एक सेल का अपना एक निश्चित जीवन काल होता है। वो जन्म लेता है, काम करता है, बूढ़ा होता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। ये जो आत्मनिर्भरता है ये एक बहुत बड़े दार्शनिक विचार को जन्म देती है। वो कैसे? हम खुद को एक संपूर्ण व्यक्ति मानते हैं, है ना? लेकिन वास्तव में हम खरबों स्वतंत्र जीवित संस्थाओं का एक चलता फिरता समूह है। ये तो है। और ये पूरी संरचना एक बहुत ही व्यवस्थित क्रम में काम करती है। एक जैसे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं जो एक विशिष्ट काम करने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। फिर कई तरह के टिश्यू एक साथ आकर ऑर्गन यानी अंग का निर्माण करते हैं, जैसे हमारा हृदय जो लगातार धड़कता है,
या मस्तिष्क जो हमारे विचारों को प्रोसेस करता है। और फिर ये सारे अंग मिलकर एक जटिल जीव बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म। इस पूरी प्रक्रिया में जो बात सबसे ज्यादा चकित करती है वो है इन सूक्ष्म इकाइयों के बीच का तालमेल, समन्वय। बिल्कुल। खरबों सेल जिनके पास न तो अपनी कोई आंखें हैं और न ही कोई केंद्रीय चेतना, वे एक साथ मिलकर इस तरह से काम करते हैं कि एक इंसान, एक कुत्ता या एक विशाल पेड़ अस्तित्व में आ पाता है। और यहीं पर प्रकृति की वो विविधता सामने आती है जो सेल के आकार और संख्या दोनों में देखने को मिलती है। ये विविधता का पैमाना सच में अकल्पनीय है। एक तरफ हमारे पास ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो केवल एक ही सेल से बने हैं, उनका पूरा जीवन, उनकी पूरी दुनिया उसी एक छोटे से कमरे तक सीमित है। और दूसरी तरफ एक ब्लू व्हेल है या हम इंसान हैं जिनमें खरबों सेल हैं। आकार की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि वे सुई की नोक पर हजारों की संख्या में आ जाएं। जबकि एक शुतुरमुर्ग का अंडा, तकनीकी रूप से वो भी एक ही विशाल सेल है, वो एक ही है। हालांकि जब हम पौधों और जानवरों की कोशिकाओं की तुलना करते हैं, प्लांट वर्सेस एनिमल सेल्स, तो विकासवाद के कुछ बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आते हैं। एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो इन दोनों के बीच कुछ ऐसे बुनियादी अंतर हैं जो सीधे तौर पर उनके जीवित रहने की रणनीतियों से जुड़े हैं। जैसे पौधों के सेल की सबसे विशिष्ट पहचान है उनकी सेल वॉल या कोशिका भित्ति। बिल्कुल, जानवरों के सेल में केवल एक पतली झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन। हाँ, लेकिन पौधों के सेल के चारों ओर एक अतिरिक्त बहुत ही मजबूत परत होती है। और अगर हम इसके पीछे के विकासवादी कारण को देखें तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है। एक जानवर खतरे या खराब मौसम से बचने के लिए भाग सकता है, वो किसी गुफा में छिप सकता है, लेकिन एक पेड़ अपनी जगह पर स्थिर है, वो भाग नहीं सकता। एग्जैक्टली उसे तेज हवाओं, भारी बारिश और चिलचिलाती धूप का सामना वहीं खड़े खड़े करना है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। वो सेल वॉल पौधों को एक सूक्ष्म स्तर पर वो संरचनात्मक मजबूती प्रदान करती है जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ये उनके छोटे से कमरे को एक किले में बदल देती है। इसके अलावा पौधों की कोशिकाओं में प्लास्टिड्स होते हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध क्लोरोप्लास्ट है। हाँ, क्लोरोप्लास्ट। यही वो जगह है जहां पौधे सूर्य की रोशनी का उपयोग करके अपना भोजन खुद बनाते हैं। और चूंकि जानवर अपना भोजन खुद नहीं बनाते, इसलिए उन्हें प्लास्टिड्स की कोई आवश्यकता नहीं होती। सही बात है। पौधों के सेल में एक और बहुत बड़ी संरचना होती है जिसे वैक्यूल या रिक्तिका कहते हैं। ये सेल के अंदर एक बड़े पानी के टैंक या स्टोरेज रूम की तरह काम करती है ना? बिल्कुल। पौधों के सेल में ये वैक्यूल इतना बड़ा होता है कि वो सेल का ज्यादातर हिस्सा घेर लेता है। तो मतलब जब हम किसी पौधे को पानी देना भूल जाते हैं और वो मुरझा जाता है, तो असल में सूक्ष्म स्तर पर यही बड़े वैक्यूल पानी की कमी के कारण सिकुड़ रहे होते हैं। अरे वाह! और जैसे ही पौधे को दोबारा पानी मिलता है, वे वैक्यूल फिर से भर जाते हैं और पौधा वापस तनकर खड़ा हो जाता है। एकदम सही। जानवरों की कोशिकाओं में या तो वैक्यूल होते ही नहीं है या फिर वे बहुत ही छोटे होते हैं, क्योंकि जानवरों को उस तरह के जल आधारित ढांचे की जरूरत नहीं होती। जानवरों की कोशिकाओं का लचीलापन ही उनकी असली ताकत है। यही लचीलापन मांसपेशियों के सिकुड़ने और शरीर की जटिल गतिविधियों को संभव बनाता है। ये समझना बहुत रोमांचक है कि कैसे एक सेल की बनावट सीधे तौर पर यह तय करती है कि कोई जीव अपनी दुनिया का अनुभव कैसे करेगा। बिल्कुल। लेकिन ये सब ज्ञान, ये सारे विवरण हमेशा से तो इंसानों के पास नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बहुत लंबा दौर ऐसा था जब मानवता को इस अदृश्य ब्रह्मांड की भनक तक नहीं थी। दुनिया में बीमारियां फैलती थीं, जीवन पनपता था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सब एक ऐसे स्तर पर हो रहा है जिसे हमारी आंखें देख ही नहीं सकती। विज्ञान का इतिहास हमें बताता है कि मानवीय ज्ञान हमेशा हमारे देखने की क्षमता से सीमित रहा है। जब तक माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक जीव विज्ञान केवल उसी चीज तक सीमित था जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते थे। और इस बंद दरवाजे को खोलने का श्रेय जाता है 17वीं सदी के एक डच वैज्ञानिक को, एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। हाँ, ल्यूवेनहॉक। 1632 से 1723 के बीच के अपने जीवन काल में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उनकी कहानी अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। उन्होंने कांच को घिसकर इतने सटीक और शक्तिशाली लेंस बनाए कि उन्होंने पहला साधारण माइक्रोस्कोप तैयार कर लिया। और जब उन्होंने पानी की एक बूंद को उस लेंस के नीचे रखा, तो उन्होंने पहली बार एक पूरी नई दुनिया को तैरते हुए देखा। उन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और स्पर्मेटोजोआ जैसे सूक्ष्म जीवों की खोज की। उस इंसान के आश्चर्य की कल्पना करना भी मुश्किल है जिसने पहली बार देखा कि साफ दिखने वाले पानी की एक बूंद में करोड़ों जीवों की एक पूरी बस्ती बसी हुई है। ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्म जीवों को तो देख लिया था, लेकिन जीवन की उस मूलभूत इकाई की अवधारणा,
जिसे हम आज सेल कहते हैं, उसे परिभाषित किया जाना अभी बाकी था। और यहाँ पर कहानी में प्रवेश होता है एक अंग्रेज वैज्ञानिक का, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक 1665 में रॉबर्ट हुक ने जीव विज्ञान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अवलोकन किया। लेकिन इसके लिए उन्होंने एक अलग तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया। हाँ, उन्होंने 2 लेंसों वाले कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उपयोग किया। हुक ने अपने इस नए और उन्नत माइक्रोस्कोप के नीचे जो चीज रखी वो पानी की बूंद नहीं थी। तो क्या था? वह एक बोतल के कॉर्क का एक बहुत ही पतला टुकड़ा था। अच्छा। जब हुक ने अपने लेंस के जरिए उस कॉर्क को गहराई से देखा तो उन्हें वहां कोई ठोस सतह नजर नहीं आई। इसके बजाय उन्हें छोटे छोटे बॉक्स या डिब्बे जैसी एक बहुत ही बारीक जालीदार संरचना दिखाई दी। वो संरचना बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसी थी। हाँ, हनीकोम्ब की तरह। उन छोटे छोटे डिब्बों को देखकर हुक को ईसाई मठों के उन छोटे कमरों की याद आ गई, जिनमें साधु या भिक्षु रहा करते थे, जिन कमरों को लैटिन में सेल्यूला कहा जाता था। और इसी समानता के कारण हुक ने कॉर्क में दिखने वाले उन छोटे छोटे जालीदार डिब्बों को सेल नाम दे दिया। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे शानदार ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट? जी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में जिन छोटे छोटे बॉक्स को देखा और जिन्हें उन्होंने इतनी ऐतिहासिक महत्ता के साथ सेल का नाम दिया, वे असल में जिंदा सेल थे ही नहीं। एग्जैक्टली, वे मृत थे। ये जीव विज्ञान के इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। ये तथ्य अक्सर विज्ञान के शुरुआती छात्रों को बहुत हैरान करता है। बिल्कुल करता है। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के जिस हिस्से का अध्ययन किया था वो पेड़ की छाल का एक मृत हिस्सा था। इसका सीधा मतलब ये है कि हुक जो देख रहे थे वो केवल मृत सेल की खाली बाहरी दीवारें थीं। वो सेल वॉल जिसके बारे में हमने अभी पौधों के संदर्भ में बात की थी, हुक केवल उसी कठोर ढांचे को देख पा रहे थे। यानी जिस इंसान ने दुनिया को जीवन की सबसे मूलभूत इकाई का नाम दिया, वो इंसान वास्तव में उस इकाई की सिर्फ एक सूखी हुई निर्जीव कब्र को देख रहा था। उसके अंदर का सारा जीवन, वो हलचल से भरा प्रोटोप्लाज्म, वो डीएनए, प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियां, वो सब कुछ बहुत पहले ही सूख कर खत्म हो चुका था। वो केवल एक उजड़े हुए शहर की खाली दीवारें देख रहे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने उस खाली ढांचे को जीवन का आधार मान लिया। ये विज्ञान के आगे बढ़ने के तरीके का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। हुक ने भले ही केवल एक मृत ढांचा देखा हो, लेकिन उस ढांचे ने एक ऐसा बीज बो दिया जिसने पूरी वैज्ञानिक सोच को बदल कर रख दिया। उनके उस अवलोकन ने पहली बार ये साबित किया कि कोई भी जीव, चाहे वो पेड़ का तना हो या इंसान की त्वचा, वो कोई कंटिन्यूअस या सतत पदार्थ नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे खंडों, छोटे छोटे ब्लॉक्स में बटा हुआ है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर रॉबर्ट हुक ने केवल मृत दीवारें ही देखी थीं और ल्यूएनहॉक के लेंस इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वे सेल के अंदर की जटिलताओं को दिखा सकें, तो फिर आज हम प्रोटोप्लाज्म, आरएनए और सेल के अन्य सूक्ष्म अंगों के बारे में इतनी गहराई से कैसे जानते हैं? इन खाली दीवारों के अंदर का खजाना दुनिया के सामने कैसे आया? इस सवाल का जवाब 20वीं सदी की एक क्रांतिकारी तकनीकी छलांग में छिपा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बिल्कुल। साधारण माइक्रोस्कोप जो रोशनी का इस्तेमाल करते हैं, उनकी एक भौतिक सीमा होती है। वे एक हद से ज्यादा छोटी चीजों को स्पष्ट नहीं दिखा सकते। इस सीमा को पार किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार ने। ये मशीन प्रकाश की किरणों के बजाय इलेक्ट्रॉनों की बीम का उपयोग करती है। और इस तकनीक ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जहां रोशनी वाले माइक्रोस्कोप चीजों को कुछ हजार गुना बड़ा कर सकते थे, वहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने चीजों को लाखों गुना बड़ा करके दिखाना शुरू कर दिया। ये ऐसा था जैसे किसी ने उस छोटे से कमरे का दरवाजा तोड़ दिया हो और अंदर एक पूरी नई आकाशगंगा खोज ली हो। इसी तकनीक की बदौलत इंसान पहली बार उस प्रोटोप्लाज्म के असली रूप को देख पाया। वैज्ञानिकों ने देखा कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जैसे पावर हाउस हैं जो ऊर्जा बना रहे हैं, राइबोसोम्स हैं जो प्रोटीन की फैक्ट्री चला रहे हैं, और एक जटिल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जो रसायनों को यहां से वहां ले जा रहा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने यह साबित कर दिया कि रॉबर्ट हुक का वो खाली कमरा असल में ब्रह्मांड की सबसे जटिल और व्यस्त जगह है। आज की इस पूरी चर्चा का जो सफर है वो ये एहसास कराता है कि इंसान ने ज्ञान की कितनी लंबी और अद्भुत यात्रा तय की है। हमने एक सूखी हुई कॉर्क की छाल में दिखने वाले खाली कमरों से लेकर जीवन का निर्माण करने वाले सबसे जटिल रसायनों तक के रहस्य को सुलझाया है। हमने ये समझा कि कैसे पौधों और जानवरों के सेल अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालते हैं, और कैसे खरबों सेल बिना किसी शोर के एक पूरा जीवन चलाते हैं। ये ज्ञान महज किताबों में दर्ज कुछ तथ्य नहीं है,
ये हमें एक नया नजरिया देता है कि हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि विज्ञान केवल उत्तर नहीं खोजता, बल्कि वह हमें और बेहतर सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है। माइक्रोस्कोप के लेंस ने इंसानों के लिए एक ऐसी अनदेखी दुनिया के दरवाजे खोले जिसने अंततः चिकित्सा, जेनेटिक्स और पूरे जीव विज्ञान की नींव रखी। और इस पूरी जानकारी को अगर हम बिल्कुल इसी पल वर्तमान से जोड़ें तो ये एक जादुई एहसास है। बिल्कुल। अभी जब ये चर्चा हो रही है, हर एक इंसान के शरीर के भीतर खरबों कोशिकाएं अपना काम कर रही हैं। वे रक्त में ऑक्सीजन ले जा रही हैं, शरीर के घावों को भर रही हैं और भोजन को ऊर्जा में बदल रही हैं। ये सब इतनी खामोशी से हो रहा है कि किसी को इसका जरा भी एहसास नहीं होता। हम सच में इस ब्रह्मांड की सबसे जटिल और खूबसूरत रूप से रची गई मशीनें हैं। ये विचार हमें प्रकृति के प्रति एक गहरा सम्मान देता है। चाहे वो हमारे बगीचे में लगा कोई पौधा हो या आसमान में उड़ता कोई पक्षी, सब उसी एक बुनियादी नियम और उसी एक बुनियादी इकाई से बंधे हैं। हम सब एक ही धागे से बुने गए हैं। सही कहा आपने। और इसी विचार के साथ ही हम आज की इस गहन चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं। हमने रॉबर्ट हुक के साधारण माइक्रोस्कोप से लेकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक का सफर देखा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ज्ञान की ये यात्रा यहाँ रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हम सेल के अंदर के रसायनों और अंगों को देख पा रहे हैं, लेकिन सोचिए क्या होगा जब हम क्वांटम लेवल पर इन कोशिकाओं के भी अंदर मौजूद परमाणुओं की गतिविधियों को पूरी तरह से मैप करने लगेंगे। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या भविष्य में एक ऐसा दिन आएगा जब बायोलॉजी और फिजिक्स की सीमाएं पूरी तरह खत्म हो जाएंगी? क्या तब हम खुद को कोशिकाओं का नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित क्वांटम ऊर्जा का समूह मानेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन के इस छोटे कमरे के अंदर अभी और कितने ब्रह्मांड खोजना बाकी हैं। इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस अनदेखी दुनिया के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आज के इस डीप डाइव में ना एक बहुत ही फंडामेंटल लेकिन उतनी ही माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट को हम अनपैक करने वाले हैं। मतलब एक ऐसी कहानी जो हम सबके अस्तित्व के एकदम बेसिक लेवल से जुड़ी है। बिल्कुल। और चाहे बात किसी विशाल अफ्रीकन हाथी की हो या हजारों साल पुराने किसी बरगद के पेड़ की, या फिर खुद हमारे इंसानी शरीर की। हाँ, एग्जैक्टली। हर जीवित प्राणी ना कुछ बेहद छोटी इनविजिबल स्ट्रक्चरल यूनिट से बना है। सही कहा। और आज हम जिस मटेरियल को एक्सप्लोर कर रहे हैं उसका फोकस यही कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी है। इसके साथ ही हम इस बात की गहराई में भी जाएंगे कि इन कोशिकाओं यानी सेल्स की संख्या, उनके शेप और साइज में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी आखिर क्यों होती है। और पता है, इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा टेक अवे है ना, या कहें कि कोर थीम है, वो ये समझना है कि जीवन की ये सबसे छोटी इकाई काम कैसे करती है। हमारे पास जो रिसर्च है वो एक बहुत ही शानदार बायोलॉजिकल रूल को सामने रखती है। फॉर्म फॉलोज फंक्शन। हाँ, फॉर्म फॉलोज फंक्शन। मतलब किसी भी सेल का जो काम है ना, वही उसका शेप और साइज डिसाइड करेगा। प्रकृति में कोई भी डिजाइन रैंडम नहीं है। मतलब हर एक सेल का आकार उसके खास रोल के लिए एकदम परफेक्ट तरीके से इंजीनियर किया गया है। बिल्कुल। और यही बात ना इस पूरे विषय को इतना सिनेमैटिक और रोमांचक बनाती है। मतलब ये कोई बोरिंग साइंस का लेक्चर नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर इस बात का जवाब है कि लाइफ खुद को कैसे कंस्ट्रक्ट करती है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। हाँ, तो इतिहास के उस पन्ने पर चलते हैं जहां से इस सेल थ्योरी का जन्म हुआ था। आज के हमारे जो नोट्स हैं वो हमें 1838 के दौर में ले जाते हैं। वो साल था 1838 और उन दो जर्मन वैज्ञानिकों का नाम था एम श्लाइडन और टी श्वान। श्लेडन और श्वान। राइट। हाँ। अगर हम उस जमाने के बारे में सोचें तो उस समय माइक्रोस्कोप आज के जितने पावरफुल या एडवांस्ड तो होते नहीं थे। बिल्कुल नहीं। फिर भी उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज को ऑब्जर्व करते हुए एक बहुत ही क्लियर कॉमन पैटर्न ढूंढ निकाला। उन्होंने साथ मिलकर जो थियोरी दुनिया के सामने रखी, उसे ही आज हम सेल थ्योरी कहते हैं। यार, ये वाकई हैरान करने वाला है। मतलब बाहर से देखने में एक पेड़ और एक जानवर या इंसान में कोई सिमिलैरिटी नहीं दिखती। सही बात है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर दोनों एक ही फंडामेंटल रूल को फॉलो कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था उस वक्त के लिए। एब्सोल्युटली। और हमारे पास जो जानकारी है उसमें इस सेल थ्योरी के 4 प्रमुख प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। तो अगर हम पहले प्रिंसिपल की बात करें तो वो कहता है कि कोशिकाएं
जीवित जीवों की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स हैं। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। हाँ, इसे ना हम आमतौर पर किसी बिल्डिंग और ईंटों के उदाहरण से समझते हैं कि जैसे ईंटों से दीवार बनती है वैसे ही सेल्स से शरीर। लेकिन मुझे लगता है कि ये एनालॉजी ना पूरी कहानी नहीं बताती। वो कैसे? देखिए, स्ट्रक्चरल यूनिट वाले हिस्से के लिए ईंट और दीवार का उदाहरण ठीक है। ये शरीर का पूरा ढांचा सेल्स से बना है। लेकिन जो फंक्शनल यूनिट वाला पार्ट है ना, उसका मतलब थोड़ा और गहरा है। अच्छा। इसका मतलब है कि शरीर जो भी काम कर रहा है, चाहे वो खाना पचाना हो, सांस लेना हो या सोचना ही क्यों ना हो, वो असल में किसी एक बड़े ऑर्गन के लेवल पर नहीं हो रहा है। तो वो कहाँ हो रहा है? वो उन लाखों सेल्स के लेवल पर हो रहा है जो उस ऑर्गन को बना रही हैं। मतलब एक ईंट दीवार में लगकर कोई काम नहीं करती, वो बस खड़ी रहती है। हाँ, ईंट तो पैसिव होती है। एग्जैक्टली। लेकिन एक सेल पैसिव नहीं है। वो लगातार काम कर रही है, एनर्जी बना रही है, वेस्ट बाहर निकाल रही है। ओह, मैं समझ रही हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इंसानों को या किसी भी जीव को एक सिंगल एंटिटी मानने के बजाय एक चलता फिरता शहर मान सकते हैं। बहुत सही एनालॉजी है ये। जिसमें अरबों छोटे छोटे वर्कर्स अपना अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर हमारा दूसरा प्रिंसिपल आता है, जो मेरे लिए ना सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण हमेशा पहले से मौजूद कोशिकाओं के सेल डिवीजन से ही होता है। मतलब कोई भी नई सेल अचानक से कहीं से प्रकट नहीं हो सकती। हाँ, आउट ऑफ नोवेयर कुछ नहीं आता। अगर आज किसी शरीर में कोई नई स्किन सेल या ब्लड सेल बन रही है, तो वो किसी पुरानी सेल के 2 हिस्सों में डिवाइड होने से ही बनी है। ये तो जीवन की कंटिन्यूटी का सबसे बड़ा सबूत है ना। बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो इसका मतलब है कि धरती पर मौजूद हर एक जीवित सेल का एक अनब्रोकन इतिहास है। अनब्रोकन चेन। हाँ, वो अपनी पेरेंट सेल से आई है, जो अपनी पेरेंट सेल से आई होगी, और ये चेन पीछे अरबों साल तक जाती है। सही कहा। ये कोई फैक्ट्री में बनने वाला प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा धागा है जो शुरुआत से लेके आज तक कभी टूटा ही नहीं है। एब्सोल्युटली। और इस चेन रिएक्शन को सही दिशा में रखने का काम सेल थ्योरी का तीसरा रूल करता है। तीसरा रूल? हाँ, तीसरा प्रिंसिपल है कि किसी भी जीव के शरीर में कोशिकाओं का जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वही उस जीव की पूरी संरचना तय करता है। मतलब अगर एक ही तरह की सेल्स अलग तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएं, तो वो एक अलग ऑर्गन बना देंगी, या शायद एक अलग प्रजाति ही बना दें। वाओ, ये तो किसी कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट जैसा हुआ। मतलब हर सेल को पता है कि उसे कहाँ जाके फिट होना है और किसके साथ ग्रुप बनाना है। एकदम सही। और चौथा रूल इसी बात को पूरा करता है कि कोशिकाओं की कार्यप्रणाली ही ये निर्धारित करती है कि कोई जीव कैसे काम करेगा। तो जीव का जो ओवरऑल बिहेवियर है वो उसकी सेल्स के कलेक्टिव बिहेवियर का ही रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल। जैसे अगर कोई इंसान दौड़ रहा है, तो असल में उसकी लेग मसल्स की लाखों सेल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। हाँ, उसका दौड़ना उन सेल्स के कलेक्टिव एफर्ट का एक मैक्रो वर्जन है। मेक सेंस। तो जब हम इतने सारे कॉम्प्लेक्स रूल्स और आर्किटेक्चर की बात कर ही रहे हैं, तो एक सवाल ये उठता है कि क्या हर ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए इस पूरी करोड़ों अरबों सेल्स की फौज की जरूरत होती है? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। क्योंकि यहाँ पर हमारे नोट्स एक बहुत ही शार्प कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। सेल्स के नंबर्स में जो डाइवर्सिटी है वो सच में अनबिलीवेबल है। एक तरफ हमारे पास ऐसे जीव है जो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से बने हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। हाँ, बैक्टीरिया। और दूसरी तरफ ह्यूमंस जैसे मल्टी सेल्यूलर जीव हैं, जो ट्रिलियंस या अरबों खरबों सेल से मिलकर बने हैं। और पता है इन दोनों के सर्वाइवल मैकेनिज्म में जमीन आसमान का फर्क है। वो कैसे? एक बैक्टीरिया को ही ले लीजिए, उसका पूरा यूनिवर्स उसी एक सेल के अंदर है। मतलब उसे सब कुछ खुद ही करना है। हाँ, उसे खाना भी खुद ढूंढना है, डाइजेस्ट भी उसी एक सेल में करना है, वेस्ट भी वहीं से बाहर निकालना है, और रिप्रोड्यूस भी उसी सिंगल सेल के जरिए करना है। वो लिटरली एक वन मैन आर्मी है। और इसके बिल्कुल उलट जब हम इंसानी शरीर या किसी बड़े पेड़ की बात करते हैं, तो वहाँ काम का पूरी तरह से बंटवारा हो चुका है। डिवीजन ऑफ लेबर। एग्जैक्टली। हमारे पास हर काम के लिए एक स्पेशलाइज्ड सेल है। जैसे ब्लड सेल्स का काम सिर्फ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करना है। स्किन सेल्स का काम एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाना है। बोन सेल्स हमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती हैं और रिप्रोडक्टिव सेल्स जनरेशन को आगे बढ़ाती हैं। और पौधों में भी ना हमें यही पैटर्न देखने को मिलता है। जड़ों की जो सेल्स होती हैं, उनका डिजाइन ऐसा होता है कि वे मिट्टी से पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर सकें। और पत्तों की सेल्स का डिजाइन सनलाइट कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस करने के लिए होता है। हाँ, तो जहाँ बिलियंस में सेल्स होती हैं, वहाँ ये स्पेशलाइजेशन आना लाजमी है।
ये स्पेशलाइजेशन तो समझ में आता है, लेकिन इस पूरे डॉक्यूमेंट में ना एक ऐसा हिस्सा है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। कौन सा हिस्सा? हम आमतौर पे सोचते हैं कि एक सेल का कोई एक फिक्स्ड शेप होता होगा, जैसे कोई ईंट या कोई गोल गेंद, लेकिन यहाँ बात हो रही है शेप शिफ्टिंग सेल्स की। शेप शिफ्टिंग सेल्स, हाँ। मतलब ऐसी सेल्स जो लगातार अपना आकार बदलती रहती हैं। ये बायोलॉजी का एक बहुत ही डायनामिक एस्पेक्ट है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल तो एक यूनिसेलुलर जीव अमीबा है। हाँ, अमीबा के बारे में तो सबने स्कूल में पढ़ा है। अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता ना, वो अपने सर्वाइवल के लिए और मूवमेंट के लिए लगातार अपनी आउटर बाउंड्री को बदलता रहता है। अमीबा का शेप बदलना फिर भी एक बार को समझ आता है, क्योंकि उसे अपने शिकार को चारों तरफ से घेर के पकड़ना होता है। लेकिन मुझे सबसे बड़ा सरप्राइज तब मिला जब मैंने पढ़ा कि हमारे खुद के इंसानी शरीर के अंदर भी कुछ सेल्स बिल्कुल अमीबा की तरह बिहेव करती हैं। आप व्हाइट ब्लड सेल्स की बात कर रही हैं? हाँ, जो हमारी श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं यानी WBCs, वो भी शेप शिफ्टर्स हैं। ये तो किसी अंडरकवर जासूस या किसी स्पेशल ऑप्स टीम जैसा लग रहा है जो हमारे शरीर के अंदर पेट्रोलिंग कर रही है। ये स्पेशल ऑप्स वाली एनालॉजी ना एकदम परफेक्ट है। हमारी WBCs हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। उनका काम है शरीर में घुसपैठ करने वाले बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी इन्फेक्शन को ढूंढकर खत्म करना। राइट। अब सोचिए, अगर उनका आकार फिक्स्ड होता, एक सॉलिड ब्लॉक की तरह, तो क्या वो आसानी से हर जगह पहुंच पाती? शायद नहीं। अगर वो एक सख्त बॉल की तरह होती तो वो ब्लड वेसल्स के बाहर जाके टिश्यूज के बीच में छुपकर बैठे इन्फेक्शन तक तो कभी नहीं पहुंच पाती। एग्जैक्टली। अपना आकार लगातार बदलने की इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से WBCs संकरी और पतली ब्लड कैपिलरीज से आसानी से स्क्वीज होकर बाहर निकल सकती हैं। मतलब वो पतली नसों से भी पार हो जाती हैं। हाँ, वो टिश्यूज के बीच की छोटी छोटी जगहों से रेंगते हुए सीधे इन्फेक्शन साइट तक पहुंच जाती हैं। वाओ। और फिर बिल्कुल अमीबा की तरह उस बैक्टीरिया को अपने अंदर निगल कर खत्म कर देती हैं। उनका ये इर्रेगुलर और बदलता हुआ शेप ही उनका सबसे बड़ा और इफेक्टिव वेपन है। ये ना सच में एक बहुत ही पावरफुल रियलाइजेशन है कि हमारे शरीर के अंदर एक पूरा माइक्रो वॉरफेयर चल रहा है, और वो भी शेप शिफ्टिंग सोल्जर्स के साथ। बिल्कुल। और यहीं से ये डीप डाइव अपने सबसे क्रूशल पॉइंट की तरफ मुड़ता है, जो हमने शुरू में कहा था, फॉर्म फॉलोज फंक्शन, यानी जैसा काम वैसा रूप। हाँ, अगर हम अलग अलग सेल्स के शेप्स को देखेंगे तो हम उनके डिजाइन के पीछे के उस बायोलॉजिकल ब्रिलियंस को समझ पाएंगे। मल्टी सेल्युलर जीवों में ना सेल्स की शेप की डाइवर्सिटी कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं है, ये एवोल्यूशन का बहुत ही कैलकुलेटेड डिजाइन है। तो हमारे रेफरेंस मटेरियल में अलग अलग शेप्स का एक बहुत ही शानदार ब्रेकडाउन दिया गया है। हाँ, हर शेप अपने आप में एक कहानी कहता है। तो चलिए ना इस बायोलॉजिकल आर्ट गैलरी से गुजरते हैं। सबसे पहला शेप जिसका जिक्र है वो है अंडाकार या ओवल शेप। ओवल शेप, राइट। नोट्स में इसके एग्जाम्पल के तौर पर प्लांट्स के टिश्यूज का पैरेन्काइमा और क्लैमाइडोमोनस कार्टिलेज सेल्स का नाम है। तो ये ओवल शेप किस तरह के काम के लिए सूट करता है? देखिए, ओवल या गोल शेप अक्सर उन सेल्स में देखा जाता है जिनका प्राइमरी काम स्टोरेज करना होता है या जिन्हें एक साथ बल्क में पैक होना होता है। स्टोरेज जैसे कि? जैसे प्लांट्स में पैरेन्काइमा सेल्स पानी और फूड को स्टोर करती हैं। इनका गोल या ओवल आकार इन्हें कम से कम सरफेस एरिया में ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम स्टोर करने की कैपेसिटी देता है। अच्छा, तो ये स्पेस ऑप्टिमाइजेशन है। मेक सेंस। बिल्कुल। इसके बाद जो दूसरा डिजाइन है वो है आयताकार या रेक्टेंगुलर। एपिथेलियल सेल्स। हाँ। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल एपिथेलियल सेल्स को बताया गया है। अगर हम इसे लॉजिकली सोचें तो हमारी स्किन या ऑर्गन्स की आउटर लाइनिंग इन्हीं एपिथेलियल सेल से बनती है। सही। तो अगर आपको एक सॉलिड दीवार या प्रोटेक्टिव बैरियर बनाना है तो आप कभी भी गोल पत्थरों का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बीच में गैप्स रह जाएंगे। एकदम सही लॉजिक है। रेक्टेंगुलर या क्यूब के आकार की सेल्स ना एक दूसरे के साथ एकदम टाइटली फिट हो सकती हैं। उनके बीच कोई जगह नहीं बचती, कोई लीकेज नहीं। एग्जैक्टली। इसी वजह से एपिथेलियल सेल्स हमारे शरीर पर एक बहुत ही मजबूत और बिना गैप वाली सील या आवरण बना पाती हैं, जो हमें बाहर के इन्फेक्शंस या डैमेज से बचाता है। एक प्रोटेक्टिव लेयर के लिए रेक्टेंगुलर शेप से बेहतर कोई डिजाइन हो ही नहीं सकता। ये तो एकदम परफेक्ट इंजीनियरिंग है। इसके बाद तीसरा शेप है अनियमित या इर्रेगुलर शेप, जिसकी हमने अभी डिटेल में बात की, अमीबा और हमारी WBCs। हाँ, जिन्हें मूवमेंट और शिकार पकड़ने के लिए शेप शिफ्टिंग करनी पड़ती है। और चौथा शेप थोड़ा मजेदार है। ये है ऑब्लॉन, यानी थोड़ा लंबा और चप्पल के आकार का। चप्पल के आकार का? हाँ, पैरामेशियम नाम के सिंगल सेल जीव का आकार बिल्कुल एक चप्पल जैसा होता है। पैरामेशियम के इस स्लिपर जैसे शेप का फायदा ये है कि ये पानी में उसे एक डायरेक्शनल मूवमेंट देता है।
अच्छा, मतलब तैरने में मदद करता है। हाँ, उसका अगला हिस्सा थोड़ा पॉइंटेड होता है, जो पानी को काटते हुए आगे बढ़ने में मदद करता है, जैसे किसी नाव का आगे का हिस्सा होता है। वाओ! इसके बाद की जो 2 शेप्स है ना, वो असल में मास्टरपीस है मेरे हिसाब से। कौन से? 5वां शेप है इलोंगेटेड या लंबी सेल्स। नोट्स में खास तौर पर मसल सेल्स को पॉइंट आउट किया गया है। ओह, हाँ, मसल सेल्स। ये सेल्स बहुत लंबी होती हैं और इनमें कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ने की क्षमता होती है। और मसल सेल्स का ये इलोंगेटेड और कॉन्ट्रैक्टाइल होना ही वो वजह है जिससे धरती पर कोई भी जानवर चल फिर सकता है। मतलब सारा मूवमेंट इन्हीं की वजह से है। बिल्कुल। इन सेल्स को ना बहुत सारे रबर बैंड्स की तरह इमेजिन कर सकते हैं। रबर बैंड्स। हाँ, जब ये रबर बैंड्स जैसी लंबी सेल्स सिकुड़ती हैं तो वो हमारी हड्डियों को खींचती हैं और इसी खिंचाव से मूवमेंट पैदा होता है। सोचिए अगर ये गोल या चौकोर होती तो क्या होता? तो शायद वो खिंची ही नहीं पाती। सही कहा। उनमें वो इलास्टिसिटी और रेंज ऑफ मोशन कभी आ ही नहीं पाता जो मूवमेंट के लिए चाहिए। ये बहुत ही क्लियर पिक्चर बनाता है। और छठा शेप शायद मेरा फेवरेट है, धागे जैसी या थ्रेड लाइक सेल्स। नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। एग्जैक्टली। नर्व सेल्स इसका प्राइम एग्जाम्पल है। नोट्स बताते हैं कि ये शरीर की सबसे लंबी सेल्स में से एक होती हैं और इनका काम है मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अगर हम इसके डिजाइन को डिकोड करें ना, तो नर्व सेल का काम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है। मान लीजिए आपके पैर में कांटा चुभा, तो उस दर्द का सिग्नल आपके पैर से स्पाइनल कॉर्ड होते हुए ब्रेन तक जाना है। और वो भी तुरंत। हाँ, अब अगर इस रास्ते में हजारों छोटी छोटी गोल सेल्स होती तो सिग्नल को एक सेल से दूसरी सेल में जंप करने में बहुत टाइम लगता और सिग्नल डिले हो जाता। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सिंगल लंबे फाइबर ऑप्टिक केबल में इंटरनेट की स्पीड बहुत फास्ट होती है बनिस्बत इसके कि आप 100 छोटे तारों को जोड़कर एक केबल बनाएं। बहुत सही तुलना है। नर्व सेल का ये लंबा धागे जैसा स्ट्रक्चर ही उसे बिना किसी रुकावट के इंस्टेंट कम्युनिकेशन करने की आजादी देता है। मतलब फॉर्म सचमुच फंक्शन को फॉलो कर रहा है। कदम कदम पर। रिसर्च में कुछ और शेप्स का भी मेंशन है, जैसे रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज, जो डिस्क जैसी या बीच से चपटी होती हैं। आरबीसीज का वो चपटा या बाइकॉनकेव शेप बहुत ही क्रिटिकल है। उन्हें शरीर की सबसे बारीक ब्लड कैपिलरी से गुजरना होता है, जो कई बार खुद आरबीसी के साइज से भी पतली होती हैं। तो वो अंदर कैसे जाती हैं? ये चपटा आकार उन्हें थोड़ा मुड़ने और पतली नसों से फिसल कर निकल जाने में मदद करता है, ताकि शरीर के एकदम आखिरी कोने तक ऑक्सीजन पहुंच सके। अमेजिंग। तो ये बात तो पूरी तरह एस्टैब्लिश हो गई कि आप दिखते कैसे हैं, ये पूरी तरह से इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है। बिल्कुल। अब इस डाइव के आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर आते हैं, जो है सेल्स का साइज। हमने शेप की बात कर ली, लेकिन नोट्स इस बात पे भी जोर देते हैं कि सेल्स के फिजिकल डायमेंशंस यानी उनके छोटे बड़े होने में भी बहुत वैरायटी होती है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि शेप की तरह साइज भी उनके फंक्शन से ही गवर्न होता है। ज्यादातर सेल्स माइक्रोस्कोपिक होती है ना, यानी उन्हें नेकेड आइज से नहीं देखा जा सकता। हाँ, उन्हें देखने के लिए इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती ही है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि सेल्स इतनी छोटी होती ही क्यों हैं? मतलब अगर शरीर को बड़ा होना है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि शरीर में कुछ 100 बड़ी बड़ी सेल्स हों बजाय खरबों छोटी छोटी सेल्स के? इसका जवाब ना फिजिक्स और बायोलॉजी के एक बहुत ही बेसिक रूल में छिपा है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ये कैसे काम करता है? देखिए, एक सेल को जिंदा रहने के लिए लगातार बाहर के एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट्स अंदर लेने होते हैं और अपना वेस्ट बाहर छोड़ना होता है। ये सारा का सारा ट्रांसपोर्ट सेल की आउटर मेम्ब्रेन या उसकी बाहरी सतह से होता है। मतलब अगर सेल बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो उसका वॉल्यूम यानी अंदर का हिस्सा तो बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन उस हिसाब से उसकी बाहरी सतह यानी सरफेस एरिया उतना नहीं बढ़ेगा। एकदम सही पकड़ा आपने। इसे ना एक बड़े शहर की तरह सोचिए। शहर की तरह? हाँ, अगर एक शहर बहुत विशाल है लेकिन उसमें घुसने के लिए सिर्फ 2 छोटी सड़कें हैं, तो शहर के बीचों बीच रहने वाले लोगों तक खाना कभी पहुंच ही नहीं पाएगा और वो भूखे मर जाएंगे। ओ, मैं समझ गई। इसी तरह अगर सेल बहुत बड़ी होगी तो बाहर से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सेल के सेंटर तक पहुंचने में इतना टाइम लगेगा कि सेल सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। इसलिए सेल्स का माइक्रोस्कोपिक और छोटा होना उनके एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए सबसे जरूरी डिजाइन है। बिल्कुल। छोटे साइज का मतलब है कि अंदर का हर हिस्सा बाहरी सतह के बहुत करीब है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट होता है। ये वाकई एक ब्रिलियंट मैकेनिज्म है। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को समराइज करें
तो ये सिर्फ बायोलॉजी का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि ये एक मास्टर क्लास है एडेप्टेशन और इंजीनियरिंग की। एब्सोल्युटली। 1838 में श्लेडन और श्वान ने जिस सेल थ्योरी की नींव रखी थी, वो आज हमें ये समझने में मदद करती है कि कैसे एक सिंगल सेल से लेकर अरबों सेल से बने एक कॉम्प्लेक्स इंसान तक हर चीज एक परफेक्ट सिस्टम के तहत काम कर रही है। और उस सिस्टम का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये डाइवर्सिटी ही तो है। हाँ, टाइटली पैक होने वाली रेक्टेंगुलर एपिथेलियल सेल्स, किसी जासूस की तरह शेप बदलने वाली इरेगुलर WBCs, रबर बैंड की तरह खिंचने वाली लंबी मसल सेल्स और हाई स्पीड इंटरनेट केबल्स की तरह काम करने वाली धागेनुमा नर्व सेल्स, सब अपना अपना काम कर रही हैं। ये सब मिलकर लाइफ की सिम्फनी को प्ले कर रहे हैं। मतलब एक एक सेल अपने आप में एक कंप्लीट यूनिवर्स है, एक परफेक्ट मशीन है। बिल्कुल। लेकिन इस डाइव को खत्म करने से पहले ना, इस पूरी चर्चा से निकलकर एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और गहरा विचार मेरे सामने आता है। वो क्या? हमने देखा कि कोशिका की कार्यप्रणाली पूरे जीव की कार्यप्रणाली को निर्धारित करती है और उस कोशिका का शेप उसके काम को डिक्टेट करता है। सही बात है। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर भविष्य में एनवायरमेंटल प्रेशर की वजह से या जलवायु परिवर्तन से या किसी जेनेटिक एवोल्यूशन के अगले फेज में हमारी इन धागे जैसी नर्व सेल्स या मूवमेंट कराने वाली मसल सेल्स के उस फिजिकल माइक्रोस्कोपिक शेप में ही कोई परमानेंट बदलाव आ जाए, तो क्या होगा? ये बहुत ही डीप थॉट है। अगर वो शेप बदल गया तो उनका काम करने का तरीका भी बदल जाएगा, और अगर हमारी बेसिक ईंटों का काम करने का तरीका बदल गया तो क्या ये हमारी पूरी प्रजाति के सोचने के तरीके, मूव करने की क्षमता और हमारी फिजिकल रियलिटी को हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म कर देगा? क्या हम तब भी इंसान ही कहलाएंगे या कुछ और बन जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में बायोलॉजी और फिलॉसफी की बाउंड्रीज को ब्लर कर देता है। अगर फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स का डिजाइन ही चेंज होता है तो पूरी इमारत का नेचर बदलना तय है। हाँ, एवोल्यूशन कभी रुकता नहीं है, ये बस इतनी धीमी गति से होता है कि हम उसे नोटिस नहीं कर पाते। लेकिन आपका पॉइंट एकदम वैलिड है। और यही ख्याल ना इस टॉपिक को सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे देखने वाली चीज से आगे बढ़ाकर हमारे भविष्य की पॉसिबिलिटी से सीधा जोड़ देता है। बिल्कुल। तो इस गहरे विचार के साथ आज के हमारे इस डीप डाइव में बस इतना ही। लाइफ के इन इनविजिबल लेकिन पावरफुल बिल्डिंग ब्लॉक्स के इस एनालिसिस को हम यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर किसी ऐसे ही कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प टॉपिक की गहराइयों को अनपैक करेंगे। आज के इस डीप डाइव में हमारा सामना जीवन की एक बहुत ही अजीब और शायद सबसे बड़ी पहेली से होने वाला है। हाँ, और वो पहेली जीवन की सबसे छोटी इकाई के अंदर छुपी है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो छठी कक्षा की जीव विज्ञान की कुछ बुनियादी अवधारणाओं से जुड़ी है। हाँ, जो मुख्य रूप से कोशिका यानी सेल पर केंद्रित है। सही कहा। लेकिन ये सिर्फ कोई स्कूल की किताब का नीरस पाठ नहीं है। आज का हमारा मिशन इस बात का विश्लेषण करना है कि ये जो वास्तुकला है, जो इस धरती पर हर जीवित प्राणी का निर्माण करती है, वो काम कैसे करती है। और ये सोचना ही अपने आप में कितना विस्मयकारी है ना। हाँ, मतलब कुछ ऐसा जिसे हम अपनी नग्न आंखों से देख तक नहीं सकते। बिल्कुल नहीं देख सकते। वो पूरे ब्रह्मांड के सबसे जटिल तंत्र को यानी जीवन को संभव बनाता है। इन नोट्स को खंगालते हुए मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो ये है कि प्रकृति में कुछ भी बिना किसी उद्देश्य के नहीं होता। यही तो सबसे बुनियादी और गहरा सिद्धांत है जो हमें यहाँ समझना है। जीव विज्ञान में आकार और कार्य, ये दोनों आपस में बहुत गहराई से गुंथे हुए हैं। कोशिकाएं सिर्फ ईंटें नहीं है जिन्हें बेतरतीब ढंग से एक के ऊपर एक रख दिया गया हो। हाँ, वो कोई निर्जीव ढांचा नहीं है। बिल्कुल, वे अत्यधिक विशिष्ट मशीनें हैं। जब हम इन बुनियादी सामग्रियों का अध्ययन करते हैं तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि एक कोशिका का जो भौतिक स्वरूप है, उसका आकार, उसकी बनावट, वो सब तयशुदा है। हाँ, वो पूरी तरह से इस बात से तय होता है कि उसे शरीर के भीतर कौन सी जिम्मेदारी निभानी है। मतलब ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि चीजें कितनी छोटी या बड़ी हैं। एग्जैक्टली, ये इस बारे में है कि कैसे एक सूक्ष्म इकाई पूरे जीवन तंत्र को निरंतर ऊर्जा और दिशा देती है। तो अगर हम इस विविधता की बात करें तो मुझे लगता है कि शुरुआत आकार से करना सबसे तार्किक होगा। हाँ, आकार का पैमाना बहुत दिलचस्प है। जीवन के इस सूक्ष्म स्तर पर जो पैमाना इस्तेमाल होता है ना, वो हमारी रोजमर्रा की समझ से बहुत अलग है। यहाँ माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक के बीच का विभाजन बहुत स्पष्ट है। बहुत ही स्पष्ट। जब हम माइक्रोस्कोपिक दुनिया की बात करते हैं तो हम
ऐसी चीजों का जिक्र कर रहे हैं जो इंसानी आंखों की क्षमता से पूरी तरह बाहर हैं। हाँ, पूरी तरह बाहर। इन्हें मापने के लिए माइक्रोमीटर या माइक्रोन का उपयोग होता है। और 1 माइक्रोन? 1 माइक्रोन 1 मिलीमीटर का 1,000वां हिस्सा होता है। मुझे 1 मिलीमीटर को 1000 हिस्सों में बांटना, इस पैमाने पर जीवन की कल्पना करना, ये दिखाता है कि जीवन कितनी छोटी जगह में खुद को समेट सकता है। मैं इस सूक्ष्मता की चरम सीमा को देखना सच में हैरान करने वाला है। जब हम माइकोप्लाज्मा या प्लूरोनिमोनिया जैसे जीवों को देखते हैं, हाँ, नोट्स भी इनका जिक्र था। जिनका आकार केवल 0.1 माइक्रोमीटर होता है, तो ये जीव विज्ञान की सीमाओं को ही चुनौती देता है। 0.1 माइक्रोन मतलब एक सामान्य बैक्टीरिया के आकार से भी बहुत छोटा। बिल्कुल, एक सामान्य बैक्टीरिया का औसत आकार खुद 0.2 से 0.5 माइक्रोन के बीच होता है। तो माइकोप्लाज्मा तो उसका भी आधा या उससे भी कम हो गया। हाँ, इसे आप न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत कह सकते हैं। न्यूनतम आवश्यकता मतलब जीवन को बनाए रखने के लिए, आनुवांशिक सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए और ऊर्जा बनाने के लिए प्रकृति को कम से कम कितनी जगह चाहिए? 0.1 माइक्रोन उस सवाल का जवाब है। वाह, ये जीवन का सबसे संकुचित या कंप्रेस्ड रूप है। बिल्कुल। ये बहुत ही रोचक नजरिया है। लेकिन प्रकृति केवल सूक्ष्मता तक ही तो सीमित नहीं रहती। नहीं, बिल्कुल नहीं। मानव शरीर के भीतर ही हमें इस आकार की चरम विविधता देखने को मिल जाती है। जैसे लाल रक्त कोशिकाओं का उदाहरण लेते हैं। हाँ, रेड ब्लड सेल्स। इनका आकार लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है। और ये आकार यूं ही नहीं है। शरीर की जो सबसे पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं, एशिकाएं या कैपिलरीज, हाँ, उनका व्यास इतना संकरा होता है कि लाल रक्त कोशिकाओं को उनमें से एक-एक करके गुजरना पड़ता है। एक कतार में। बिल्कुल। अगर वे इससे थोड़ी भी बड़ी होती तो पूरा परिसंचरण तंत्र जाम हो जाता। और यहीं पर वो सिद्धांत फिर से साबित होता है कि कार्य ही आकार को जन्म देता है। लाल रक्त कोशिका को गैसों का आदान प्रदान करना है और तंग रास्तों से गुजरना है, इसलिए वो छोटी और लचीले हैं। इसके ठीक विपरीत शरीर के संचार तंत्र को देखिए। तंत्रिका कोशिकाएं? हाँ, नर्व सेल्स। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं। इनकी लंबाई 105 सेंटीमीटर तक हो सकती है। 105 सेंटीमीटर। सोचिए, एक तरफ 7 माइक्रोमीटर की लाल रक्त कोशिका जो माइक्रोस्कोप के बिना नहीं दिखती, और दूसरी तरफ 1 मीटर से भी ज्यादा लंबी एक अकेली कोशिका। एक अकेली कोशिका इतनी लंबी? इस तथ्य को हजम करना सच में थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन इसके पीछे भी एक ठोस कारण है। कारण उसका काम है ना। एक तंत्रिका कोशिका का काम शरीर के एक छोर से दूसरे छोर तक, जैसे पैर के अंगूठे से लेकर रीढ़ की हड्डी तक, विद्युत संकेतों को पहुंचाना होता है। एग्जैक्टली। ये एक माइक्रोस्कोपिक टेलीग्राफ तार की तरह काम कर रही है। और अगर ये कोशिका छोटी छोटी कई कोशिकाओं से मिलकर बनी होती तो हर जंक्शन पर संकेत धीमा पड़ जाता। बिल्कुल। सूचना को बिना किसी रुकावट के तुरंत मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए एक लंबे निरंतर तार की आवश्यकता होती है, ताकि कोई डिले ना हो। हाँ, यह अविश्वसनीय है कि विकास की प्रक्रिया ने एक अकेली कोशिका को इतना लंबा खींच दिया ताकि हमारी प्रतिक्रियाओं में कोई देरी ना हो। ये भौतिकी और जीव विज्ञान का एक बेहतरीन तालमेल है। संकेत के प्रसारण में होने वाली देरी किसी भी जीव के लिए जानलेवा हो सकती है। सही बात है। लेकिन आकार की ये कहानी केवल मानव शरीर तक ही सीमित नहीं है। जब हम समग्र रूप से प्रकृति की ओर देखते हैं तो मैक्रोस्कोपिक दुनिया में सबसे बड़ा उदाहरण शुतुरमुर्ग का अंडा है। ऑस्ट्रिच एग। हाँ, इसका आकार तो 170 मिलीमीटर गुणा 135 मिलीमीटर होता है। और ये पूरा का पूरा आकार एक अकेली कोशिका का प्रतिनिधित्व करता है। एक ही सेल। हाँ, अब तंत्रिका कोशिका लंबी जरूर है, लेकिन वो बेहद पतली है। शुतुरमुर्ग का अंडा विशालकाय है। यहाँ चुनौती अलग है। चुनौती पोषण की है। बिल्कुल। इस कोशिका के भीतर एक पूरे नए जीवन को विकसित होने के लिए पर्याप्त पोषण और स्थान की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे इतना बड़ा होना पड़ता है। ये विशालता और सूक्ष्मता का जो स्पेक्ट्रम है, ये जीवन की अनुकूलन क्षमता को बहुत अच्छी तरह से दर्शाता है। लेकिन ये आकार की सीमा एक बहुत बड़ा सवाल भी तो खड़ा करती हैं। कैसा सवाल? एक कोशिका चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, उसकी अपनी एक सीमा होती है जहां उसका आयतन और सतह का अनुपात उसके जीवित रहने के लिए खतरनाक हो जाता है। हाँ, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ये एक बहुत ही क्रिटिकल लिमिट है। शायद इसीलिए जटिल जीवन ने बड़े होने के लिए एक अलग रास्ता चुना, आकार बढ़ाने के बजाय कोशिकाओं की संख्या बढ़ाना। बिल्कुल। और यहीं से हम
एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बीच के मूलभूत अंतर की ओर मुड़ते हैं। आकार की इन्हीं भौतिक सीमाओं ने ही बहुकोशिकीय जीवन को जन्म दिया। एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम या क्लैमाइडोमोनस, ये सब जीव विज्ञान के मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं। सब कुछ खुद ही करते हैं। हाँ, वे केवल एक कोशिका से बने हैं और उस एक सूक्ष्म आवरण के भीतर उन्हें वो सब कुछ करना होता है जो एक जीवित प्राणी को करना चाहिए। मतलब उन्हें भोजन भी खोजना है, उसे पचाना है, ऊर्जा बनानी है, अपशिष्ट को बाहर निकालना है और प्रजनन भी करना है। ये उस अकेली कोशिका पर एक बहुत बड़ा बोझ है। ये दक्षता का एक बेहतरीन उदाहरण तो लगता है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा जोखिम भी है। जोखिम कैसे? अगर अमीबा की उस अकेली कोशिका को कुछ नुकसान पहुंचता है तो पूरा जीव तुरंत नष्ट हो जाता है। हाँ, उनके पास कोई बैकअप सिस्टम नहीं है। बिल्कुल नहीं। और शायद यही वो जगह है जहां बहुकोशिकीय जीव जैसे पौधे और जानवर, जिनमें कमल, गुलाब, आम से लेकर पक्षी, मछलियां और हम इंसान शामिल हैं, विकास की दौड़ में एक अलग ही स्तर पर पहुंच गए। एकदम सही। जब आप खरबों कोशिकाओं से बने होते हैं तो हर कोशिका को सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। और इस बदलाव ने श्रम के विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर को संभव बनाया। बहुकोशिकीय जीवन एक अत्यंत सुव्यवस्थित समाज की तरह है, जैसे किसी शहर में होता है। हाँ, जब कोशिकाओं को हर काम खुद नहीं करना पड़ता तो वे किसी एक विशिष्ट कार्य में विशेषज्ञ बन सकती हैं। स्पेशलाइजेशन। बिल्कुल। मांसपेशी की कोशिकाएं केवल सिकुड़ने और फैलने पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं केवल ऑक्सीजन ले जाने में माहिर हो सकती हैं। और ये विशेषज्ञता ही जीवों को अधिक जटिल और बड़ा बनने की अनुमति देती है। और बुद्धिमान बनने की भी। ये एक बहुत ही सुंदर अवधारणा है। एक अकेली कोशिका के स्तर पर जो स्वायत्तता थी, उसे छोड़कर कोशिकाओं ने एक बड़े उद्देश्य के लिए सहयोग करना चुना। और इसी सहयोग से जीवन की वो वास्तुकला तैयार होती है जिसे पदानुक्रम या हायरार्की कहा जाता है। कोशिकाओं का एक समूह जो एक ही तरह का है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए समर्पित है, वो ऊतक या टिश्यू बन जाता है। हाँ, ये ऐसा ही है जैसे अलग अलग काम करने वाले लोग मिलकर एक विशेष विभाग बना लें। और ये पदानुक्रम यहीं नहीं रुकता। ये जीव विज्ञान की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि है। कैसे? समान कोशिकाएं ऊतक बनाती हैं और फिर अलग-अलग प्रकार के ऊतक आपस में मिलकर एक अंग बनाते हैं, जैसे हमारा हृदय, फेफड़े या मस्तिष्क। और हर अंग का अपना एक स्पष्ट काम होता है। बिल्कुल। इसके बाद कई अंग मिलकर एक अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे पाचन तंत्र या श्वसन तंत्र। और इन सभी अंग तंत्रों के निर्बाध रूप से एक साथ काम करने का अंतिम परिणाम वो होता है जिसे हम एक संपूर्ण जीव कहते हैं। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जो शरीर हमें बाहर से एक अखंड इकाई लगता है, वो असल में खरबों सूक्ष्म मशीनों का एक नेटवर्क है। हाँ, एक जटिल नेटवर्क जहां हर स्तर पर सूचनाओं का और संसाधनों का आदान प्रदान हो रहा है। कोशिकाओं से लेकर ऊतकों तक और अंगों से लेकर पूरे शरीर तक का ये सफर एक निरंतर सिम्फनी की तरह है, जहां कोई भी वाद्य यंत्र अपनी लय नहीं तोड़ता। बिल्कुल। इन नोट्स में इस बात को बहुत ही सरलता से समझाया गया है, लेकिन इसके जो निहितार्थ हैं वो बहुत गहरे हैं। और इस सिम्फनी को महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका इसे प्रत्यक्ष रूप से देखना है। आप माइक्रोस्कोप वाले प्रयोग की बात कर रही हैं। हाँ, सैद्धांतिक ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन जब कोई पहली बार माइक्रोस्कोप के लेंस से सूक्ष्म दुनिया को देखता है तो उसका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाता है। वो तो है। इसी संदर्भ में स्रोत सामग्री में दी गई एक्टिविटी 1 का महत्व सामने आता है, जो प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं के अध्ययन पर केंद्रित है। प्याज की झिल्ली? ये केवल एक प्रयोगशाला का प्रयोग नहीं है, ये उस अदृश्य दुनिया में झांकने का एक झरोखा है। बिल्कुल। प्याज एक ऐसी चीज है जो हर रसोई में पाई जाती है। हम उसे काटते हैं, छीलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि उसकी उस चिकनी सतह के नीचे आखिर है क्या। कभी नहीं सोचते। जब आप चिमटी यानी फॉर्सेप्स से प्याज की एक बेहद पतली पारदर्शी झिल्ली निकालते हैं तो आप असल में जीवन के एक आवरण को अलग कर रहे होते हैं। हाँ, एक पूरी की पूरी लेयर। इस प्रयोग की प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जिस पर नोट्स में खास जोर दिया गया है, आयोडीन सॉल्यूशन का उपयोग। आयोडीन का उपयोग यहाँ इसलिए किया जाता है क्योंकि कोशिकाएं मूल रूप से पारदर्शी होती हैं। पानी जैसी? हाँ, वे मुख्य रूप से पानी और प्रोटीन से बनी होती हैं। अगर आप उन्हें सीधे माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे
तो आपको केवल एक धुंधली सी परत दिखाई देगी, कुछ साफ नहीं दिखेगा। तो आयोडीन क्या करता है? आयोडीन एक स्टेन या रंग के रूप में काम करता है। ये कोशिका के विभिन्न हिस्सों, विशेष रूप से केंद्रक या न्यूक्लियस के साथ प्रतिक्रिया करके उन्हें गहरा रंग देता है। अच्छा, तो वो रंग ही उस अदृश्य वास्तुकला को हमारी आंखों के सामने स्पष्ट करता है। बिल्कुल, बिना स्टेन के आप न्यूक्लियस को नहीं ढूंढ सकते। और यहाँ इन नोट्स में एक बहुत ही व्यवहारिक और मुझे तो थोड़ी मजाकिया भी लगी एक चेतावनी भी दी गई है कि कवर स्लिप और ग्लास स्लाइड के बीच हवा के बुलबुलों से बचना चाहिए। एयर बबल्स, हाँ, विज्ञान की दुनिया में ये बुलबुले बड़े धोखेबाज होते हैं। बहुत बड़े धोखेबाज। माइक्रोस्कोप के नीचे एक हवा का बुलबुला एकदम सही, गोल और गहरी रूपरेखा वाला दिखाई देता है। हाँ, और कोई भी नया छात्र आसानी से उसे एक नई प्रकार की कोशिका समझ सकता है। मैंने खुद स्कूल में ये गलती की थी। विज्ञान में सही चीज को देखने के साथ साथ भ्रम से बचना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। और इन बुलबुलों से बचने के बाद जो दृश्य माइक्रोस्कोप के नीचे उभरता है, वो सच में किसी ईंटों की दीवार जैसा होता है। ईंटों की दीवार। हाँ, वो चिकनी पारदर्शी झिल्ली अचानक एक सख्त ज्यामितीय पैटर्न में बदल जाती है। आप स्पष्ट रूप से सेल वॉल या कोशिका भित्ति को देख सकते हैं, जो पौधों की कोशिकाओं को उनका कठोर आकार देती है। और उसके भीतर सेल मेम्ब्रेन और बीच में एक स्पष्ट न्यूक्लियस, जो उस पूरी कोशिका का नियंत्रण कक्ष है। साथ ही साइटोप्लाज्म और वैक्यूल जैसी संरचनाएं ये साबित करती हैं कि प्याज का वो छोटा सा टुकड़ा वास्तव में एक सुव्यवस्थित महानगर है। उस एक पारदर्शी झिल्ली के भीतर इतनी जटिलता को देखना, ये इस बात का अचूक प्रमाण है कि जीवन किसी भी स्तर पर सरल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जिसे हम सरल कहते हैं, वो केवल हमारी नग्न आंखों की सीमा है। इस पूरे डीप डाइव में हमने इस बात को बहुत गहराई से महसूस किया है कि जीवन की हर इकाई, चाहे वो 0.1 माइक्रोन का माइकोप्लाज्मा हो या 170 मिलीमीटर का शुतुरमुर्ग का अंडा हो, या फिर 105 सेंटीमीटर लंबी तंत्रिका कोशिका हो। हाँ, ये सब अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भौतिकी और रसायन विज्ञान के कठोर नियमों के अनुकूल हो चुकी हैं। और ये अनुकूलन ही विकास का सबसे बड़ा हथियार है। एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों तक की यात्रा, और फिर उन बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं का ऊतकों और अंगों के रूप में पदानुक्रम स्थापित करना। ये सब एक ही दिशा में काम करता है। हाँ, जीवन को अधिक सुरक्षित, अधिक सक्षम और अधिक जागरूक बनाने की दिशा में। लाल रक्त कोशिका का छोटा आकार और तंत्रिका कोशिका की लंबाई दोनों एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के अलग-अलग तरीके हैं। आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कोशिकाएं केवल जीवन का निर्माण खंड नहीं है, वे खुद जीवन का एक सूक्ष्म रूप है। सत्य है। और इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। हमने आकार, संख्या, पदानुक्रम और उस जादुई प्रयोगशाला प्रयोग को बहुत ही करीब से समझा। लेकिन इस पूरी वास्तुकला और कोशिकाओं की स्वायत्ता पर चर्चा करने के बाद एक बहुत ही अजीब लेकिन गहरा विचार मन में आता है। कैसा विचार? अगर हर एक कोशिका अपने आप में एक जीवित इकाई है, जिसका अपना नियंत्रण कक्ष है, अपना ऊर्जा उत्पादन तंत्र है और अपनी एक जीवन रेखा है, तो मानव शरीर जैसे बहुकोशिकीय जीव वास्तव में क्या है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या एक इंसान सच में एक अकेला स्वतंत्र प्राणी है, या हम वास्तव में अरबों सूक्ष्म जीवों की एक विशाल चलती फिरती कॉलोनी है, जिन्होंने अनगिनत सदियों के विकास के दौरान अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को एक साथ मिलाकर एक चेतना बनाने का एक अंतिम समझौता कर लिया है? बाप रे, ये एक ऐसा विचार है जो हमारी अपनी पहचान की धारणा को ही पूरी तरह से चुनौती दे देता है। हम एक हैं या हम अरबों का एक समूह है? यही तो विज्ञान की खूबसूरती है। बिल्कुल। और इसी शानदार और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के द डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। अपने भीतर काम कर रहे इस अद्भुत ब्रह्मांड पर विचार करते रहिए और इस सूक्ष्म दुनिया की भव्यता को महसूस करते रहिए। जय दोस्तों, वेलकम टू अनदर डीप डाइव। आज हम कुछ हाईली डिटेल्ड सेल्यूलर बायोलॉजी रिसर्च पेपर्स और माइक्रोस्कोपिक आर्किटेक्चर के नोट्स को एनालाइज कर रहे हैं। हाँ, और ये रिसर्च लिटरली हमारी खुद की बॉडी के बारे में है। एग्जैक्टली। तो इस डीप डाइव का मिशन एकदम क्लियर है।
वी आर गोइंग टू डिकोड द अल्टीमेट हिडन मेट्रोपोलिस, एक ऐसी कॉम्प्लेक्स हिडन सिटी जिसके बारे में हमें नॉर्मली रियलाइज ही नहीं होता कि वो एग्जैक्टली इस वक्त हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती है। राइट, लोग अपना डेली लाइफ जीते हैं बिना ये सोचे कि उनके अंदर कितनी मैसिव मशीनरी चल रही है। सही बात है। तो आई मीन लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी पावरफुल समवॉट शॉकिंग क्वेश्चन दोस्तों। एक नॉर्मल अनियन, प्याज जो किचन में रखा होता है, और ह्यूमन चीक मतलब हमारे गाल का टिश्यू, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इन दोनों के बीच एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है? I mean, the contrast between a common vegetable and human tissue seems absurd at first glance. बहुत अजीब लगता है सुनने में। Exactly. But when we strip away the macroscopic view, the skin, the leaves, the visible world, और जब हम इन biological sources के lens से देखते हैं, तो एक highly sophisticated structural blueprint निकल कर आता है। जिसे हम बेसिकली सेल कहते हैं। हाँ, exactly. We are essentially looking at the fundamental unit of life, the cell. And exploring this architecture completely shifts your perspective. I mean, viewers का perspective shift कर देगा कि living organisms actually कैसे बने होते हैं। चलिए अब इस हिडन दुनिया के सीक्रेट्स को अनपैक करते हैं। नॉर्मली ह्यूमंस जस्ट ऑब्जर्व द सरफेस लेवल। पढ़ाई के वक्त भी सेल स्ट्रक्चर्स एक बेसिक टेक्स्ट बुक डायग्राम लगते हैं हमें। सिर्फ 2D drawings लगती हैं, right? True, but combining all these research notes, we are not looking at a static diagram. We are looking at a fully functioning, surviving, breathing entity. A live city. सही कहा। इस माइक्रोस्कोपिक स्केल पर a cell operates exactly like a highly secure, high-tech fortress. और किसी भी मैसिव, heavily guarded किले को सबसे पहले एक ultimate boundary की जरूरत होती है। That brings us to part 1 of our deep dive, the ultimate boundary. Right. Because every secure facility requires a designated perimeter. In biological architecture, ये protective covering universally cell membrane या plasma membrane के नाम से जानी जाती है। जो हर जगह होती है। बिल्कुल। Whether analyzing the cellular makeup of a complex human being or a simple rose plant, ये specific boundary is consistently present. ये primary dividing line form करती है between the internal metropolis and the external environment. और इन रिसर्च पेपर्स से ये क्लियर होता है कि ये सिर्फ एक सिंपल पतली लाइन नहीं है। दिस इज अ हाईली डायनामिक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। दोस्तों इमेजिन अ डबल लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम जो कॉन्स्टेंटली पिरामिड मॉनिटर कर रहा है। Exactly. लेकिन एक चीज मैं सोच रहा था, अगर ये सिक्योरिटी गेट इतना स्मार्ट है तो फंक्शनली ये ऑपरेट कैसे करता है? एक फिजिकल बाउंड्री होने के अलावा इसके एक्चुअल मैकेनिकल रोल्स क्या हैं? Actually, the mechanical roles are multifaceted. सबसे पहले, cell membrane provides a definite shape to the entire structure. एक फॉर्म देती है उसको। Right. It offers critical mechanical support. Without this specific double-layered tension, the entire internal metropolis would simply collapse into an unorganized fluid mass. ओह, मतलब वो पूरा बह जाएगा। Exactly. Furthermore, it functions as a highly regulated checkpoint. ये actively control करता है movement of particles को, जो internal environment में enter या exit कर रहे हैं। तो essentially ये एक स्मार्ट सिक्योरिटी गेट की तरह बिहेव करता है जिसमें माइक्रोस्कोपिक पोर्स मौजूद होते हैं। बिल्कुल, tiny microscopic holes. और इन्हीं पोर्स के थ्रू ही लाइफ सस्टेनिंग मटेरियल्स पास होते हैं, जैसे डिसॉल्व फूड, स्पेसिफिकली ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इन्हीं माइक्रोस्कोपिक होल से सेल के अंदर एंटर करते हैं। And managing the exhaust is equally critical for survival. वेस्ट मैनेजमेंट। Yes, while essential nutrients enter, toxic waste products जो internal chemical reactions से generate होते हैं, जैसे carbon dioxide, they must be actively expelled. और वो सेम रास्ते से बाहर आते हैं। Chemical balance. इससे ये ensure होता है कि सेल अपनी distinct identity retain करे while interacting with the surrounding medium. वाओ, एक सिंगल ह्यूमन बॉडी में ऐसे ट्रिलियंस ऑफ स्मार्ट गेट्स इस एग्जैक्ट सेकंड पे फ्लॉलेसली ऑपरेट कर रहे हैं। द स्केल ऑफ दिस इंजीनियरिंग इज स्टैगरिंग। It truly is. लेकिन दोस्तों, जब हम प्लांट सेल्युलर स्ट्रक्चर्स को इन नोट्स में ऑब्जर्व करते हैं तो एक अलग ही लेवल की ड्यूरेबिलिटी सामने आती है। प्लांट्स के पास एक एक्स्ट्रा सुपर पावर होती है और असली ट्विस्ट अभी बाकी है। And the evolutionary logic behind this twist is quite profound. मैं बताती हूँ कैसे. Consider the environmental reality of a plant. Animals और humans के पास mobility होती है. हम मूव कर सकते हैं,
Exactly. We can physically relocate to seek shelter from extreme temperatures, storms, or predators. पर प्लांट्स तो एक ही जगह खड़े रहते हैं। सही पकड़ा आपने. Plants are completely immobile. They must endure the exact environmental conditions of their location. Therefore, a single flexible membrane is simply insufficient for their survival. उन्हें एक ऐसी स्ट्रक्चर की जरूरत होती है जो एक्सट्रीम स्ट्रेस हैंडल कर सके। एंड दैट एवोल्यूशनरी आंसर इज द सेल वॉल। The massive shield. राइट। व्यूअर्स को ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस नोट करना चाहिए कि ये स्पेसिफिक लेयर एक्सक्लूसिवली प्लांट सेल्स में मिलती है। एनिमल सेल्स लैक दिस फीचर एंटायरली। ये बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है. ट्रू। इट लाइज कंप्लीटली आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। पूरा सेटअप एक डबल सिक्योरिटी जोन बन जाता है। अंदर एक इंटेलिजेंट सेल मेम्ब्रेन और बाहर एक मैसिव रिजिड सेल वॉल। Looking closer at the biochemical composition of this cell wall reveals why it provides such incredible durability. वो किस चीज से बनी होती है? It is a semi-rigid structural layer. What stands out in the research is that this wall is actually a non-living protective covering, जिसे living cell खुद secrete करता है. ओ, खुद बनाता है अपने राउंड। Right. While the exact chemical composition can vary slightly across different plant species, it is predominantly constructed from cellulose. सेलुलोस, राइट। सेलुलोज एसेंशियली एक स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों। इन कॉम्प्लेक्स शुगर्स का प्राइमरी फंक्शन हमारी बॉडी की तरह एनर्जी प्रोवाइड करना नहीं, बल्कि पूरे स्ट्रक्चर को अनब्रेकेबल स्ट्रेंथ देना होता है। And the mechanical strength of cellulose cannot be overstated. The cell wall protects the internal organelles और plant cells को absolute rigidity provide करती है. ये उन्हें कनेक्ट भी तो करती है ना? सही कहा. It physically binds adjacent plant cells together, creating a massive structural grid. When you observe massive trees withstanding cyclonic winds without snapping, that resilience is directly attributed to the microscopic strength of millions of cellulose cell walls. जो उस पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड किए हुए हैं। Exactly. तो इस मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चरल डिफरेंस को रियल लाइफ में ऑब्जर्व कैसे किया जाता है? लेट अस रिटर्न टू द इनिशियल कंपैरिजन ऑफ द ह्यूमन चीक एंड द अनियन। Ah, the classic experiment. यस, हिस्टोरिकल लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स हमें परफेक्ट विजुअल प्रूफ देते हैं। जब एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पर ह्यूमन चीक लाइनिंग के जेंटल स्क्रैपिंग्स को सेलाइन सॉल्यूशन और मेथिलीन ब्लू स्टेन के साथ प्रिपेयर करके ऑब्जर्व किया जाता है, द विजुअल डेटा इज एक्सट्रीमली क्लियर। Bilkul. Under the microscope, the human cheek cells display a defined cell membrane, a central nucleus, and the surrounding cytoplasm. The boundary is flexible and distinct. लेकिन वहां कोई आउटर शीट नहीं होती। Right. The critical observation here is the absolute absence of a cell wall. The human tissue, being animal in origin, relies entirely on the plasma membrane for its perimeter defense. पर दोस्तों, जब सेम ऑब्जर्वेशन प्रोसेस एक अनियन पील पर अप्लाई किया जाता है, द विजुअल एविडेंस कंप्लीटली चेंजेस। Totally different structure. अनियन सेल की बाउंड्री में सेल मेम्ब्रेन तो होती है, बट दैट मेम्ब्रेन इज हेवीली एनकेस्ड बाय अ थिक डिस्टिंक्ट आउटर कवरिंग। वो एक्स्ट्रा विजुअली थिक लेयर ही सेल वॉल है। सही बात है. दोस्तों, यहाँ वीडियो पॉज करें और कमेंट करके बताएं, क्या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स की ऐसी मैसिव इंजीनियरिंग और स्ट्रेंथ के बारे में पहले कभी इतनी डिटेल में सोचा था? आई एम श्योर बहुत लोगों ने नहीं सोचा होगा. इट फोर्सेस अ कंप्लीट री-एवैल्यूएशन of how life constructs itself. Absolutely. Having established the ultimate boundaries, the flexible membrane and the rigid wall, the next logical step in analyzing this hidden metropolis is understanding the internal environment. What exactly exists past those security gates? Let us transition into part 2 of our exploration, the jelly-like ocean. जब माइक्रोस्कोपिक पोज से अंदर एंट्री मिलती है, तो सेल मेम्ब्रेन और सेंटर के बीच का एंटायर वॉल्यूम जस्ट खाली स्पेस या हवा नहीं होता. In structural notes के according, this internal space is filled with an incredibly complex medium. Yes, the biological term for this internal medium is the cytoplasm. Right. It is universally described as a jelly-like substance जो plasma membrane और central nucleus के बीच का पूरा region occupy करता है. However, characterizing it merely as jelly severely underestimates its structural complexity. सिर्फ जेली बोलना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं. Cytoplasm is fundamentally divided into two distinct zones. The extreme outer layer,
adjacent to the membrane is a clear fluid known as the ectoplasm, and the deeper inner region is a highly granular substance called the endoplasm. ये इंटरेस्टिंग है। एक ही फ्लूइड के अंदर एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म जैसे दो अलग कंसिस्टेंसीज क्यों एग्जिस्ट करती हैं? इस स्पेसिफिक विस्कोसिटी ग्रेडियंट का एक्चुअल स्ट्रक्चरल बेनिफिट क्या होता है? The physical properties of these two layers serve very specific mechanical purposes. अच्छा, फैक्ट्री फ्लोर की तरह है। It acts as the ultimate factory floor. The majority of the critical chemical reactions that actually keep the cell biologically alive occur directly within this specific cytoplasmic region. ये सिर्फ जेली नहीं है दोस्तों, ये लाइफ का वर्किंग फैक्ट्री है। और इस जेली लाइक ओशन के अंदर फ्लोटिंग स्टेट में बहुत सी हाईली स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोपिक मशीन्स ऑपरेट करती हैं। Right, जिन्हें हम organelles कहते हैं. यस, बायोलॉजी इन टाइनी मशीन्स को ऑर्गेनेल्स कहती है, जो प्योर एंडोप्लाज्म में स्ट्रेटेजिकली सस्पेंडेड रहते हैं। Each of these organelles functions as a dedicated department within the hidden metropolis. The cytoplasm houses a multitude of them. Mitochondria function as the power generators, extracting energy. द पावर हाउस। Yes. Ribosomes are the manufacturing units synthesizing proteins. Golgi bodies act as the packaging and distribution centers, while the endoplasmic reticulum provides an internal transport network. पूरा एक सप्लाई चेन चल रहा है अंदर। Exactly. Furthermore, in plant cells, this cytoplasmic factory floor also contains chloroplasts, the specialized solar panels strictly essential for synthesizing food via photosynthesis. इनक्रेडिबल। दोस्तों, यहाँ इस स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट का एक बहुत ही प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट सामने आता है। अगर हम इस पूरे जेली ओशन यानी साइटोप्लाज्म को और इस हिडन सिटी के अल्टीमेट बॉस यानी न्यूक्लियस को एक ऐसी सिंगल यूनिट कंसिडर करें, together they form something called the protoplasm being content, right? While the cell wall is non-living cellulose, the combination of the active cytoplasm and the command center forms the absolute essence of what makes the cell a living, reacting entity. तो हमने फोर्ट्रेस की एक्सटर्नल दीवारों को समझ लिया, इंटरनल जेली ओशन के फैक्ट्री फ्लोर को डीकोड कर लिया। Now we arrive at the climax, the big reveal. हर हाईली फंक्शनिंग मेट्रोपोलिस को एक कमांड सेंटर की जरूरत होती है, एक ऐसी सेंट्रल इंटेलिजेंस जो इन सारी केमिकल रिएक्शंस और ऑर्गेनेल्स को डायरेक्ट करे। And that command center is the nucleus. The research sources universally define it as the absolute brain of the cell. Structurally, it is the most prominent organelle visible within the cytoplasm. सबसे बड़ा यही होता है ना? सही कहा. It physically stands as the largest single organelle present in the cellular architecture. The brain of the cell. हर massive factory की logistics को एक mastermind control करता है. लेकिन दोस्तों, आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ऑब्जर्व होता है, ये मेरा favorite part है. है ना? While size and shape vary, the most dramatic variation between plant and animal cells is the actual physical location of this mastermind. Yes, the geographical positioning of the nucleus reveals fundamental differences in operational needs. In animal cells, just say the human cheek cells observed earlier, the nucleus generally maintains a strict central position. बिल्कुल सेंटर में। It sits directly in the middle of the cytoplasm, radiating chemical commands uniformly outward to all organelles. पर प्लांट सेल्स के केस में the central intelligence is completely pushed out of the center. प्लांट सेल्स में ये न्यूक्लियस पेरिफेरी पर मौजूद होता है, मीनिंग इट इज फोर्स्ड राइट अप अगेंस्ट द आउटर एज नियर द सेल मेम्ब्रेन। एक इमोबाइल प्लांट को ऐसी क्या जरूरत आती है कि वो अपने सबसे क्रिटिकल मास्टरमाइंड को कॉर्नर में पुश कर दे? This specific architectural shift is entirely driven by logistical storage. Plant cells develop massive internal structures called vacuoles. Because plants cannot move to find water and nutrients, उन्हें vast reserves internally store करने पड़ते हैं. ओ, पानी और खाने के लिए? Exactly. These central vacuoles expand to such an immense volume that they physically dominate the center of the cell, forcefully displacing the nucleus to the peripheral edge. समझ गया। The empty-looking central space visible in the onion peel slide is exactly this massive storage vacuole. प्लांट सेल्स सेंट्रल स्पेस को जाइंट वाटर और स्टोरेज टैंक्स के लिए यूज करते हैं और ह्यूमन सेल्स सेंटर को प्योर कमांड के लिए। Yes, perfect analogy. ना, इस मास्टरमाइंड के इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर जूम इन करके देखें तो ये कोई सॉलिड बॉल नहीं है। द न्यूक्लियस possesses its own highly complex anatomy, divided strictly into 3 distinct functional parts.
First is the nuclear membrane. Just as the overall fortress requires a boundary, the internal command center demands a VIP security perimeter. A VIP zone. Exactly. Every nucleus is enveloped by a nuclear membrane. Its critical function is to physically enclose the internal brain material, ensuring the nucleoplasm is strictly segregated from the surrounding chemical chaos of the cytoplasmic factory floor. So security wall के अंदर एक और security wall. The second component is the internal fluid of this command center, the nucleoplasm. Structure notes describe this as a thick, entirely transparent fluid-like substance that fills the entire spatial volume enclosed by the nuclear envelope. And the high thickness and transparency of the nucleoplasm serve to safely suspend and protect the most crucial microscopic elements. जैसे Floating securely within this thick nuclear fluid, we identify the third and arguably most vital structure. The nucleoplasm houses one or more highly dense, rounded bodies specifically termed the nucleolus. the nucleolus, pure cell में सबसे dense region. पर अगर nucleus already entire cell का brain है, तो इस dense central spherical body का exact purpose क्या है? The nucleolus essentially operates as the manufacturing plant for the factory's machinery. अच्छा, Its specific function is the containment and utilization of ribonucleic acid, universally recognized as RNA. This dense core is where RNA blueprints are actively translated to produce ribosomes. बेहतर. ये logistical chain incredibly flawless है. The dense core, the nucleolus, utilizes RNA to mass produce ribosomes. वो microscopic ribosomes फिर VIP security boundary यानी nuclear membrane से exit करते हैं. Exactly. वो cytoplasm के jelly-like ocean में travel करते हैं and then they physically start building essential proteins to keep the entity alive. और ये सब double-layered security gates और massive cellulose walls के strict protection के अंदर relentlessly चलता रहता है. I mean, the sheer perfection of this synchronized system is difficult to fully grasp. Cellular biology is not merely a catalog of microscopic parts. It is an analysis of a fiercely optimized dynamic metropolis. True. Every single structural element, from the mechanical resistance of the cellulose wall to the viscosity of the endoplasm, right down to the specific RNA synthesis in the nucleolus, executes a definitive, critical purpose essential for existence. Let us synthesize this deep dive into a clear structural summary for our viewers, दोस्तों. एक typical living cell fundamentally 3 basic structural pillars पर खड़ी होती है. Right? First, the cell membrane, the intelligent, highly selective outer boundary. Second, the cytoplasm, the dynamic jelly-like factory floor executing life-sustaining chemical reactions. And third, the nucleus, the central mastermind orchestrating the entire metropolis. Additionally, the architectural divergences between plant and animal cells provide critical context. The strict presence of a non-living, rigid cellulose cell wall exclusively in plants highlights their evolutionary adaptation for mechanical strength. और nucleus का position? Yes. Similarly, the central positioning of the animal nucleus contrasts sharply with the peripherally displaced plant nucleus, a direct consequence of massive central vacuoles required for essential botanical storage. दोस्तों, take a deep breath and genuinely visualize this reality. हमारी बॉडी के अंदर स्किन के हर मिलीमीटर में और हमारे आसपास मौजूद हर एक पेड़ पौधे में ऐसी billions of microscopic cities relentlessly operate कर रही हैं. Billions of them. Right at this very second, while processing these words, these unseen structures are aggressively guarding borders, generating massive amounts of energy, synthesizing complex proteins और RNA instructions को decode कर रही हैं. लाइफ का ये फंडामेंटल यूनिट अपने आप में एक पूरा हाईली engineered यूनिवर्स है. And you know, understanding the flawless design of this cellular fortress naturally leads to a rather profound, almost chilling realization. वो क्या? If this internal metropolis is so heavily fortified with intelligent membranes, dense walls, and protected command centers,
the evolutionary sophistication required for pathogens, viruses, or microscopic diseases to actively bypass that smart security gate, navigate the cytoplasm, and successfully hijack the mastermind nucleus must be unimaginably complex. Oh, wow. The silent, invisible wars constantly raging at the cellular level represent the true unseen battleground of biology. The ultimate microscopic battlefield hidden right under our skin. ऐसे profound reality सच में पर्सपेक्टिव completely शिफ्ट कर देती है। दोस्तों, अगर आज इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया के सिनेमैटिक और डिटेल्ड सफर ने आप लोगों के माइंड को completely ब्लो किया है और फ्यूचर में ऐसे ही माइंड बेंडिंग हिडन साइंस नैरेटिव्स को लगातार डिकोड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर करें। बिल्कुल, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यस, अपने उन दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें जिनकी क्यूरियोसिटी ऐसी हिडन मिस्ट्रीज और स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर्स को समझने के लिए हमेशा हाई रहती है। और ऐसे ही डीप एनालिटिकल डाइव्स मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले डीप डाइव में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग द हिडन यूनिवर्सेस अराउंड अस। जय हिंद। द डीप डाइव में स्वागत है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि लाइफ की सबसे छोटी यूनिट, जिसे हम नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, वो कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। नॉर्मली जब हम बायोलॉजी टेक्स्ट बुक्स में सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो एक रफ आइडिया मिलता है कि सेल बस एक जेली से भरी हुई एक सिंपल सी बैग है। राइट, एक आम थैली जिसमें कुछ लिक्विड भरा है। एग्जैक्टली। पर आज हम जिन साइंटिफिक सोर्सेज और डिटेल स्टडीज को एनालाइज कर रहे हैं ना, उनको क्लोजली देखने पर पिक्चर बिल्कुल अलग बनती है। अगर सच कहूं तो एक अकेली सेल किसी हाईली एडवांस्ड मेगा सिटी या एक फुल फ्लेज्ड फैक्ट्री से कम नहीं है। और आज के इस डीप डाइव का हमारा मेन मिशन भी यही है। हम इस माइक्रोस्कोपिक सिटी के ऑपरेशंस को डिकोड करेंगे। सोचने वाली बात है कि इस छोटी सी स्पेस के अंदर अपने खुद के पावर प्लांट्स हैं, प्रोटीन बनाने वाली हाईटेक फैक्ट्रीज हैं, एक लंबा चौड़ा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बिछा हुआ है और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स भी हैं। इनफैक्ट सबसे शॉकिंग बात जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो ये है कि इसमें एक ऑटोमेटिक सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम भी है, जिसे सुइसाइड बैग्स कहते हैं। या वो पार्ट सच में माइंड ब्लोइंग है। पर फैक्ट्री के एनालॉजी से ही शुरू करते हैं। किसी भी मेगा सिटी या फैक्ट्री का एक हेडक्वार्टर तो होता ही है, जहां से सारे ऑपरेशंस कंट्रोल होते हैं। बिल्कुल। और इस सेल सिटी के उस हेडक्वार्टर को हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये बेसिकली सेल का ब्रेन है। इस न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और इसमें क्रोमैटिन फाइबर्स तैरते रहते हैं। क्रोमैटिन फाइबर्स मतलब वो पतले उलझे हुए धागे जैसे स्ट्रक्चर्स। मैंने पढ़ा था कि इनका असली मैजिक तब शुरू होता है जब सेल डिवाइड होने वाली होती है। हाँ, देखिए, नॉर्मली ये बिल्कुल उलझे हुए पतले फिलामेंट्स होते हैं, पर जब सेल अपने आप को डिवाइड करने की तैयारी करती है तो ये अचानक से थिक हो जाते हैं और रिबन जैसे दिखने लगते हैं। तब बायोलॉजी में इन्हें क्रोमोसोम्स का नाम दिया जाता है। अच्छा, और इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं जो डीएनए कैरी करते हैं, राइट? सही पकड़ा। डीएनए ही वो अल्टीमेट मास्टर ब्लूप्रिंट है जो इस पूरी फैक्ट्री को चलाने के सारे इंस्ट्रक्शंस देता है। न्यूक्लियस सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को अकेले कंट्रोल करता है। तो एक तरह से प्रोटीन कब बनेगा, सेल कब डिवाइड होगी, ये सब इंस्ट्रक्शंस डीएनए से ही आते हैं। और सबसे बड़ा काम तो ये है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन तक कैरी करना। एग्जैक्टली। और अगर न्यूक्लियस इतना क्रूशल है तो लॉजिकल सी बात है कि इसके बिना सेल का कोई फ्यूचर नहीं है। न्यूक्लियस हटा दिया जाए तो सेल जनरली मर जाती है। एक और डिटेल जो सोर्स मटेरियल पॉइंट आउट करता है वो है इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो आउटर कवर जो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है। हाँ, पर ये कंप्लीटली सील्ड बॉक्स नहीं है। इस डबल मेम्ब्रेन में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं ताकि साइटोप्लाज्म के साथ मटेरियल का एक्सचेंज हो सके। हेडक्वार्टर्स के गेट की तरह। परफेक्ट एनालॉजी। ये हाई सिक्योरिटी गेट्स है जो कंट्रोल करते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन या मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा। तो अब हेडक्वार्टर से ब्लूप्रिंट्स और इंस्ट्रक्शंस तो बाहर निकल गए, पर फैक्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट्स तक इन्हें ले जाने के लिए एक सॉलिड हाईवे सिस्टम भी तो चाहिए होगा। वहीं पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या जिसे हम ER कहते हैं, उसकी एंट्री होती है। ये सेल का इंटरनल ट्रांसपोर्ट हाईवे है।
साइटोप्लाज्म के अंदर ये ट्यूब्स का एक बहुत ही इरेगुलर और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। जो प्योरली मटेरियल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक रास्ता बनाता है। रास्ता तो बनाता ही है, पर साथ ही ये पूरी सेल को एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल सपोर्ट भी देता है ताकि सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। अब सोर्सेज बताते हैं कि ये ER 2 अलग-अलग टाइप्स के होते हैं और ये डिवीजन इस बात पर डिपेंड करता है कि उनकी सरफेस पर राइबोसोम्स हैं या नहीं। राइट। पहला टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका नाम ही बताता है कि इसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती है क्योंकि इस पर राइबोसोम्स नहीं होते। अगर मैं सही याद कर रहा हूं तो इसका मेन काम लिपिड्स यानी फैट्स का सिंथेसिस करना है। बिल्कुल सही। और दूसरा टाइप है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी सरफेस माइक्रोस्कोपिक लेवल पर रफ या खुरदुरी दिखती है क्योंकि इस पर अनगिनत छोटे-छोटे राइबोसोम्स चिपके होते हैं। ये रफ ER सेल में प्रोटीन सिंथेसिस का सबसे मेन हब है। तो अब राइबोसोम्स की बात आई गई है तो इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इनको सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है ना? हाँ, इनका एक ही मेजर रोल है और वो है प्रोटीन बनाना। ये बहुत ही छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़रूरी नहीं ये सिर्फ ER से चिपके हों। ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली स्कैटर होकर भी तैरते रहते हैं। लेकिन इनकी एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी है जो इन्हें बाकी ऑर्गेनल से अलग बनाती है। इनके आसपास कोई प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन नहीं होती, राइट? एग्जैक्टली। विदाउट एनी मेम्ब्रेन ये इतने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन चेन्स बनाते हैं, वो भी एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ। ये सच में सेल्यूलर इंजीनियरिंग का एक मिरेकल है। एकदम असेंबली लाइन जैसा फील आ रहा है। ब्लूप्रिंट आ गया, हाईवे बन गया, फैक्ट्री में प्रोटीन बन रहा है। पर किसी भी हैवी मशीनरी को लगातार चलाने के लिए क्या चाहिए? पावर, मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसके बिना पूरी सिटी थप पड़ जाएगी। और इस सेल सिटी का पावर प्लांट है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे सभी बायोलॉजी स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली सेल का पावर हाउस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ डबल लेयर वाली बात थी इसमें। हाँ, ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। इसकी बाहरी मेम्ब्रेन तो सिंपल और पोरस होती है, पर इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ डीप फोल्ड्स बनाती है। इन फिंगर लाइक फोल्ड्स को क्रिस्टे कहा जाता है। अच्छा, फोल्ड्स इसलिए होते हैं ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा केमिकल रिएक्शंस एक छोटी जगह में हो सके। एकदम स्पॉट ऑन। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली वो स्पेसिफिक साइट है जहां सेल रेस्पिरेशन करती है। यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज करके फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है और इस प्रोसेस में बहुत हेवी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। और इस एनर्जी को ऐसी ओपन नहीं छोड़ा जाता, इसको ATP के फॉर्म में स्टोर करते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP को तो सेल की एनर्जी करेंसी माना जाता है। राइट। सेल को कोई भी काम करना हो, चाहे प्रोटीन बनाना हो या मटेरियल ट्रांसफर करना हो, वो ATP को स्पेंड करके ही एनर्जी लेती है। अमेजिंग। तो फैक्ट्री में सामान बन गया और पावर सप्लाई भी अनइंटरप्टेड है। पर अब इस बनाए हुए माल को पैक करके उसकी सही डेस्टिनेशन पर सेफ पहुंचाना भी तो जरूरी है। बिखरा हुआ सामान तो किसी काम का नहीं। उसके लिए सेल के पास अपना डेडिकेटेड पैकेजिंग और शिपिंग सेंटर है, जिसे हम गोल्गी बॉडीज कहते हैं। ये थोड़े फ्लैट डिस्क जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक के ऊपर एक पैरेलल स्टैक्स में रखे होते हैं। लेकिन मैंने सोर्सेज में पढ़ा था कि प्लांट और एनिमल सेल्स में इनका अरेंजमेंट थोड़ा अलग होता है। हाँ, ये एक बहुत क्रूशियल डिफरेंस है। एनिमल सेल्स में ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, पर प्लांट सेल्स में ये छोटे होते हैं, आपस में जुड़े नहीं होते और पूरी सेल में बिखरे रहते हैं। प्लांट्स में इनको एक स्पेशल नाम दिया गया है, डिक्टियोसोम्स। इनके कोर फंक्शंस क्या हैं गोल्जी बॉडीज के? सिर्फ प्रोटीन्स पैक करना? नहीं, इनका काम काफी वाइड है। ये प्रोटीन्स पैक करते हैं, अलग अलग हार्मोन्स और एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं। प्लांट्स के केस में तो ये आउटर सेल वॉल बनाने में भी काफी हेल्प करते हैं। और सबसे मेन, सेल के अंदर और बाहर मटेरियल्स की सेफ डिलीवरी यही इंश्योर करते हैं। एकदम किसी पोस्ट ऑफिस या मॉडर्न कुरियर फैसिलिटी की तरह। अच्छा, अभी तक हमने प्रोडक्शन और शिपिंग की बात की, पर जहां इतना हेवी मैन्युफैक्चरिंग चल रहा हो वहां कचरा या वेस्ट भी तो बनेगा, और हो सकता है फैक्ट्री पर कुछ एक्सटर्नल अटैक्स भी हों। उन सब थ्रेट्स को हैंडल करने के लिए सेल ने अपना डिफेंस और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, जिसे लाइसोसोम्स कहते हैं। ये सिंपल सिंगल मेम्ब्रेन वाले छोटे सर्कुलर बैग्स जैसे होते हैं, पर इनके अंदर का केमिकल कॉम्पोजिशन बहुत ही खतरनाक होता है। खतरनाक मतलब इनमें हाईली एक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं, राइट? हाँ, इनका डेली रूटीन बड़ा सिंपल और पॉजिटिव है।
सेल के वेस्ट को डाइजेस्ट करना, और अगर कोई एक्सटर्नल बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल सेल में घुस जाए तो उसे डिस्ट्रॉय करके इस सेल को प्रोटेक्ट करना। पर इनके साथ एक बहुत ही डार्क ट्विस्ट जुड़ा हुआ है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, आई मीन द सुसाइड बैग्स कंसेप्ट। एग्जैक्टली। कुछ स्पेसिफिक एक्सट्रीम सिचुएशंस में, जैसे अगर सेल बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाए या इतनी पुरानी हो जाए कि वो बॉडी के लिए कैंसर जैसा खतरा बन सके, तो उस टाइम पे लाइसोसोम्स अपने रेगुलर फंक्शंस छोड़ देते हैं। और तब क्या होता है? तब ये एक्चुअली ब्लास्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, और इनके अंदर भरे हुए वो सारे पावरफुल डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स पूरी सेल में फैल जाते हैं। ओह, मतलब वो अपने ही सेल ऑर्गेनल्स को और पूरी फैक्ट्री को मेल्ट करना या डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। हाँ, सेल बेसिकली पूरे ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए खुद को खत्म कर लेती है। इस सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म की वजह से ही इन्हें सुसाइड बैग्स कहते हैं। देखिए, ये इतना माइंड ब्लोइंग है ना। अगर हम इंसानी टेक्नोलॉजी को देखें, हमने आज तक ऐसी मशीनरी नहीं बनाई जो एकदम नेचुरली, बिना किसी एक्सटर्नल ऑपरेटर के डेंजर आने पर एब्सोल्युटली फ्लॉलेसली सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाए। पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यह ऑटोमेटिकली हो रहा है। डीप इंटेलिजेंस को शो करता है, जहां ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल एक सिंगल सेल के सर्वाइवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब तक की इस डीप डाइव में हमने लगभग उन ऑर्गेनल्स को कवर किया जो जनरल फैक्ट्री ऑपरेशंस चलाते हैं, लेकिन नेचर ने ना प्लांट्स और एनिमल्स की अलग-अलग नीड्स के हिसाब से कुछ हाईली स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स भी डिजाइन किए हैं, जैसे सेंट्रोसोम। हाँ, ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जो स्पेसिफिकली सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है। प्लांट सेल्स में ये जनरली नहीं होता। ये एक नॉन मेम्ब्रेनस ओवल शेप का ऑर्गेनल है जो न्यूक्लियस के एकदम पास होता है। और इसके अंदर कुछ छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें सेंट्रियोल्स कहते हैं। इनका फंक्शन क्या है एनिमल सेल में? इनका सबसे मेजर रोल सेल डिवीजन के वक्त आता है। जब एनिमल सेल डिवाइड होकर दो नई डॉटर सेल्स बनाने वाली होती है, तो ये सेंट्रियोल्स दोनों पोल्स पर जाकर डिवीजन प्रोसेस को गाइड और ऑर्गेनाइज करते हैं। इंटरेस्टिंग। और अगर एनिमल सेल्स के पास ये एक्सक्लूसिव टूल है, तो प्लांट सेल्स के पास भी कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड टूल्स होंगे जो सिर्फ उन्हीं के पास हैं, लाइक प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स का सबसे डिफाइनिंग फीचर है। ये डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स हैं और इनमें अपनी खुद की डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है। साइंटिस्ट ने इनके फंक्शंस के बेसिस पर इन्हें 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला टाइप शायद ल्यूकोप्लास्ट्स है, जो बेसिकली स्टोरेज का काम करते हैं। हाँ, ल्यूकोप्लास्ट एकदम कलरलेस होते हैं, इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता, इसलिए इनका फोकस सिर्फ प्लांट द्वारा बनाए गए फूड को स्टोर करने पर होता है, जैसे स्टार्च, प्रोटीन्स और फैट्स। यही वजह है कि ये रूट्स और सीड्स में काफी लार्ज क्वांटिटी में मिलते हैं। उसके बाद आता है मेरा पर्सनल फेवरेट, क्रोमोप्लास्ट्स। ये वो प्लास्टिड्स हैं जो हमारी नेचर में इतने खूबसूरत कलर्स ऐड करते हैं। बिल्कुल, फूलों के चमकीली पेटल्स, फ्रूट्स के ब्राइट कलर्स जैसे गाजर का वो डीप ऑरेंज रंग, ये सब इन क्रोमोप्लास्ट्स और इनके अंदर मौजूद पिगमेंट्स जैसे कैरोटेनॉइड्स की वजह से होता है। और नेचर में कोई भी कलर सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए तो नहीं होता, इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। ये ब्राइट कलर्स इंसेक्ट और बीज को अट्रैक्ट करते हैं, जो पॉलिनेशन के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलिनेशन ना हो तो प्लांट का तो फ्यूचर ही नहीं है। एग्जैक्ट पॉइंट। और प्लास्टिड्स का तीसरा और फाइनल टाइप, जो शायद इस प्लैनेट पर लाइफ सस्टेन करने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, वो है क्लोरोप्लास्ट्स, जिनमें वो फेमस ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। ये बेसिकली प्लांट के सोलर पैनल्स की तरह काम करते हैं ना? बिल्कुल। ये डायरेक्ट सन से आने वाली सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उस लाइट एनर्जी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करते हैं, जिससे वो ग्लूकोज यानी अपना खाना बनाते हैं। इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बिना अर्थ की पूरी फूड चेन कोलैप्स हो जाएगी। जरा उस सेल फैक्ट्री का एफिशिएंसी तो देखिए। प्लांट सेल्स क्लोरोप्लास्ट का यूज करके सोलर एनर्जी से खाना बनाती हैं, ल्यूकोप्लास्ट में उस एक्स्ट्रा खाने को फ्यूचर के लिए स्टोर करती हैं, और क्रोमोप्लास्ट से इंसेक्ट्स को बुलाकर अपनी नेक्स्ट जनरेशन सिक्योर करती हैं। एक परफेक्ट साइकिल है। और इस साइकिल में एक आखिरी इंपॉर्टेंट पार्ट का जिक्र करना जरूरी है, वो है वैक्यूल्स। हम इनको सेल के स्टोरेज टैंक्स बुला सकते हैं। ये साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेनस एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। इनकी उस भारी सिंगल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट, राइट? हाँ, टोनोप्लास्ट। और उसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे सेल सैप कहते हैं। इस सैप में शुगर्स, अलग अलग डिसॉल्व्ड प्रोटीन्स,
इम्पोर्टेंट मिनरल्स और कभी-कभी वेस्ट प्रोडक्ट्स भी स्टोर होते हैं। इस स्टोरेज टैंक के मामले में भी एनिमल और प्लांट सेल्स में काफी बड़ा फर्क दिखता है। मैंने पढ़ा है कि एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स या तो होते ही नहीं, और अगर होते भी हैं तो बहुत छोटे होते हैं। पर प्लांट सेल्स की स्टोरी बिल्कुल ऑपोजिट है। वहाँ एक मैच्योर सेल में एक बहुत बड़ा मैसिव वैक्यूल हो सकता है जो सेल के इंटरनल वॉल्यूम का मेजॉरिटी स्पेस घेर लेता है। इतना बड़ा कि वो न्यूक्लियस और दूसरे सारे ऑर्गेनेल्स को लिटरली धक्का मारकर सेल की बाउंड्रीज की तरफ पेरिफेरी पर पुश कर देता है। पर प्लांट्स को इतने बड़े वैक्यूल की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि एनिमल्स की तरह प्लांट्स के पास बोन्स का स्केलेटन नहीं होता। प्लांट्स में ये बड़ा वैक्यूल पानी से भरकर एक इंटरनल प्रेशर क्रिएट करता है, जिसे टर्जिडिटी या टर्गर प्रेशर कहते हैं। इसी इंटरनल स्टिफनेस की वजह से एक नन्हा सा पौधा या पत्ता सीधा खड़ा रह पाता है। वाओ! तो एनिमल सेल्स में इनका काम बस थोड़ा बहुत वाटर बैलेंस मेंटेन करना है, पर प्लांट्स में ये डायरेक्टली स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी देते हैं। तो अगर वैक्यूल में पानी कम हो जाए तो पौधा मुरझा जाएगा। एग्जैक्टली। मुरझाना बेसिकली सेल्स का टर्गर प्रेशर लूज होना ही है। इस सारी इंटेंस स्टडी और इन टेक्स्ट बुक सोर्सेज के डीप एनालिसिस के बाद एक चीज जो पूरी तरह से क्लियर और प्रोमिनेंट हो जाती है, वो ये कि हम जिस माइक्रोस्कोपिक एंटिटी को इतना सिंपल समझते थे, वो बेसिकली नेचर की सबसे एडवांस्ड ऑटोमेटेड फैसिलिटी है। डीएनए के परफेक्ट कोड से स्टार्ट होकर राइबोसोम्स की फास्ट मैन्युफैक्चरिंग, माइटोकॉन्ड्रिया की नॉन-स्टॉप एनर्जी, लाइसोसोम्स की अल्टीमेट सिक्योरिटी और प्लास्टिड्स की डीप स्पेशलाइजेशन तक, हर एक ऑर्गेनेल, हर एक पार्ट बिना किसी कंडक्टर के एक एग्जैक्ट सिम्फनी प्ले कर रहा है। हम इंसानों की या इस धरती के किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की लाइफ इसी बात पर टिकी है कि ये छोटी छोटी फैक्ट्रीज नेचुरली अपना काम बिना फेल हुए करती रहें। हमारी इंटेलिजेंस और एग्जिस्टेंस दोनों का फाउंडेशन यही माइक्रो प्रोसेसेस है। जाते जाते मैं बस इस एक थॉट पर रुकना चाहूंगा जो सच में काफी डीप है। आज की सारी स्टडी के बाद हमने देखा कि लाइसोसोम्स के पास सोचने के लिए कोई सेंट्रल ब्रेन नहीं है, पर जब खतरा आता है तो उसे एग्जैक्टली पता होता है कि सेल और बॉडी को बचाने के लिए कब सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन दबाना है। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि कैसे क्लोरोप्लास्ट साइलेंटली लाइट एनर्जी को पकड़ते हैं और उसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल फूड में बदल देते हैं। जब हम इस परफेक्शन को देखते हैं तो क्या ये क्वेश्चन नहीं उठता कि इस नेचर की नैनो टेक्नोलॉजी के आगे हमारी ह्यूमन मेड एआई या सबसे मॉडर्न मशीन्स कितनी प्रिमिटिव और बेसिक हैं? बिना किसी ब्रेन के इस माइक्रो लेवल पर जो ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस है, उसका एक्चुअली रूट सोर्स क्या है? ये ऐसी चीजें हैं जो आपको रियलिटी को कंप्लीटली नए लेंस से देखने पर मजबूर कर देती हैं। हमारे इस डीप डाइव में इतनी कॉम्प्लेक्स और ब्यूटीफुल दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए जुड़े रहने का शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों, इस डीप डाइव की शुरुआत एक बहुत ही एनर्जेटिक और पावरफुल थॉट के साथ करते हैं। एब्सोल्युटली। एक पल के लिए रुकिए और इस शॉकिंग फैक्ट पर गौर कीजिए। हर सिंगल सेकंड जब हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, इस ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स मर रहे हैं। राइट, मिलियंस। और हर सेकंड उनकी जगह ब्रांड न्यू सेल्स टेक ओवर कर रहे हैं। सुनने में ये एक एब्सोल्यूट मिरेकल लगता है ना, एक ऐसी परफेक्ट बायोलॉजिकल मशीन जो खुद को कंटिन्यूअसली हील कर रही है। एग्जैक्टली। लेकिन एक टेरिफाइंग रियलिटी भी एग्जिस्ट करती है यहाँ पर। ह्यूमन ब्रेन के जो नर्व सेल्स होते हैं, एक बार मैच्योर होने के बाद अगर वो डेड हो गए या कंप्लीटली डैमेज हो गए तो दे आर नेवर रिप्लेस्ड। नेवर। एक बार गए मतलब हमेशा के लिए गए। ये बायोलॉजिकल ट्रूथ अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है दोस्तों। वेलकम टू दिस डीप डाइव। आज हमारा फोकस बायोलॉजी के कुछ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक सोर्सेज और डिटेल रिसर्च नोट्स पर है। और दोस्तों, आज का मिशन कोई बोरिंग साइंस क्लास अटेंड करना नहीं है, रादर इस बॉडी के अंदर चल रही इस इनविजिबल माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को एक थ्रिलिंग स्टोरी की तरह एक्सप्लोर करना है। राइट, स्टोरी फॉर्मेट में। लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट जिसे हम सेल कहते हैं, वो रियलिटी में फंक्शन कैसे करती है, उसके मैकेनिज्म्स कितने मैजिकल हैं, यही आज का मेन टॉपिक है। सो इस माइक्रोस्कोपिक एडवेंचर को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। लेट्स गो बैक टू द ईयर 1665। ओह वाओ, 1665। हाँ, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उस वक्त के प्रिमिटिव टाइम्स में उन्होंने ब्रास से एक सिंपल बेसिक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया। बेसिक सा माइक्रोस्कोप था, राइट? बिल्कुल। तो उन्होंने एक बॉटल कॉर्क, जो बेसिकली डेड प्लांट टिश्यू होता है, उसकी एक एक्सट्रीमली थिन स्लाइस कट की और उस माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन किया। और उन्हें क्या दिखा वहां पर? उन्हें छोटे छोटे एम्प्टी कंपार्टमेंट्स दिखे,
ये स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे लग रहा था जैसे मोनेस्ट्रीज में मंक्स के रहने वाले छोटे रूम्स होते हैं। तभी इसका नाम। एग्जैक्टली इसीलिए उन्होंने इन स्ट्रक्चरल कंपार्टमेंट्स को एक सिंपल हिस्टोरिकल नाम दिया जिसे आज हम सेल कहते हैं। ये ह्यूमन हिस्ट्री का वो एक्सप्लोसिव टर्निंग पॉइंट था जब पहली बार पता चला कि एवरी सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन टाइनी ब्लॉक से बना है। वो हिस्टोरिकल मोमेंट सच में गेम चेंजिंग था क्योंकि उस एक ऑब्जर्वेशन ने मॉडर्न बायोलॉजी का पूरा फाउंडेशन सेट कर दिया। अगर हम इन बेसिक सोर्स नोट्स को केयरफुली ऑब्जर्व करें तो सेल की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन बहुत क्लियर है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है ना। बिल्कुल, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर यही सेल बनाता है और लाइफ को सस्टेन करने वाले सारे वाइटल फंक्शंस उसी एक माइक्रोस्कोपिक बाउंड्री के अंदर परफॉर्म होते हैं। मतलब सब कुछ उस एक छोटे से यूनिट में हो रहा है। हाँ, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को इजीली समझने के लिए हम एक इमेजिनेशन यूज कर सकते हैं। चलिए इमेजिन करते हैं कि एक सेल सिर्फ एक बायोलॉजिकल डॉट नहीं बल्कि एक हाईली एडवांस्ड बस्लिंग मेगा सिटी है। मेगा सिटी, ये एनालॉजी मुझे सच में परफेक्ट लगती है। इससे कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को विजुलाइज करना बहुत इजी हो जाता दोस्तों। राइट, तो हर मेगा सिटी के कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट आती है सेल मेम्ब्रेन या जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको हम सिटी की स्ट्रॉन्ग बाउंड्री वॉल या एक स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी गेटकीपर की तरह इमेजिन कर सकते हैं ना। करेक्ट, एब्सोल्युटली। सोर्स नोट्स एक्सप्लिसिटली मेंशन करते हैं कि ये बाउंड्री सेल को सराउंडिंग मीडियम से सेपरेट करती है। इसका मेन फंक्शन सेल को प्रॉपर शेप देना और पार्टिकल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना है। कौन सा न्यूट्रिएंट अंदर आएगा, कौन सा वेस्ट मटेरियल बाहर जाएगा, ये एग्जैक्ट डिसीजन इसी गेटकीपर के कंट्रोल में होता है। सही कहा। ये सेमी परमेबल होती है, मतलब सिर्फ सिलेक्टेड वीआईपी गेस्ट्स को ही एंट्री मिलती है इस सिटी में। और बाउंड्री वॉल क्रॉस करने के बाद जो मेन ग्राउंड या मीडियम होता है जहां सिटी की सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज और केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, राइट? यस, साइटोप्लाज्म। ये एक जेली लाइक लिविंग कंटेंट है जिसमें बाकी सारे स्ट्रक्चर्स आराम से फ्लोट करते हैं। लेकिन इस पूरे सिटी का सबसे वाइटल पार्ट, द एब्सोल्यूट सेंटर ऑफ कंट्रोल, वो है न्यूक्लियस, द ब्रेन ऑफ द सेल। एग्जैक्टली। जैसे सिटी हॉल या मेयर का ऑफिस पूरी सिटी के कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को गवर्न करता है, वैसे ही न्यूक्लियस सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। डीएनए, जो हमारी लाइफ का अल्टीमेट जेनेटिक ब्लूप्रिंट है, वो इसी न्यूक्लियस के सेफ वॉल्ट के अंदर सिक्योर्ड रहता है। सो बेसिकली लाइफ का सारा मास्टर प्लान, सारी सेंसिटिव कोडिंग इस न्यूक्लियस के पास सेफ है। इट कंट्रोल्स एवरी सिंगल डिटेल। लेकिन यार, यहाँ एक मेजर क्यूरियोसिटी गैप क्रिएट होता है। कैसा गैप? क्या बायोलॉजी में सारी सिटीज, मेरा मतलब है सारे सेल्स, नेचर में बिल्कुल एक जैसे डिजाइन किए गए हैं? नॉट एट ऑल। सोर्सेज यहाँ ऑर्गेनिजम्स को प्रिमिटिव और एडवांस्ड लेवल्स पर दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आई लव दिस मॉडर्न कंपैरिजन। दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल्स को ना एक पुराने बेसिक विदाउट इंटरनेट वाले डबला फोन से कंपेयर किया जा सकता है। परफेक्ट एनालॉजी। उनमें बेसिक एसेंशियल फंक्शंस तो हैं, पर एडवांस्ड फीचर्स मिसिंग हैं। इन बेसिक सेल्स के पास एक ऑर्गेनाइज्ड या ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। इनका डीएनए बिना किसी प्रोटेक्टिव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म में ऐसे ही नेकेड फ्लोट करता रहता है। दैट इज अ वेरी एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन। और इनका स्ट्रक्चरल साइज भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बहुत स्मॉल रेंज में होता है, अराउंड 1 to 10 माइक्रोमीटर्स, यानी माइक्रॉन्स। माइक्रॉन्स। हाँ, कभी-कभी कुछ पुरानी टेक्स्ट में इन्हें मिलीमीटर्स बोल दिया जाता है, जो कि एक फैक्चुअल एरर और कॉमन मिसकंसेप्शन है। रिसर्च नोट्स क्लियरली माइक्रोमीटर स्पेसिफाई करते हैं, जो एक सिंगल मिलीमीटर का भी 1000वां हिस्सा होता है। दैट इज इनक्रेडिबली स्मॉल। और इन बेसिक डम फोन्स में जैसे मॉडर्न एप्स मिसिंग होते हैं, वैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे कि सिंपल बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में एडवांस्ड इंटरनल स्ट्रक्चर्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। इट इज अ वेरी बेसिक प्रिमिटिव डिजाइन ऑफ लाइफ जो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए बना था। और इसके एग्जैक्ट अपोजिट आते हैं एडवांस्ड यूकैरियोटिक सेल्स। इनको दोस्तों आज के लेटेस्ट फुल्ली लोडेड स्मार्टफोन से कंपेयर कीजिए। राइट। इनके पास एक प्रॉपर वेल डिफाइंड ट्रू न्यूक्लियस होता है, जो एक डेडिकेटेड प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से सिक्योरली बाउंडेड होता है। और इनके अंदर वो सारे एडवांस्ड एप्स, मतलब सारे स्पेसिफिक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स जिन्हें सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं, बहुत एफिशिएंटली रन करते हैं। जैसे सिंगल सेल्ड पैरामीशियम हो, कॉम्प्लेक्स फंगाई हो, या फिर हम ह्यूमंस खुद। आगे चलकर अर्थ पर जितनी भी कॉम्प्लेक्स लाइफ बनी
वो सब इसी एडवांस्ड यूकैरियोटिक कैटेगरी का क्रूशल पार्ट है। अगर इस एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें ना, तो ये नेचर की एक ब्यूटीफुल जर्नी दिखाता है। नेचर ने बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर से स्टार्ट किया और बदलते एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको हाईली कॉम्प्लेक्स मशीनरी में अपग्रेड कर दिया। यूकैरियोटिक सेल्स एक नेचुरल प्रोग्रेशन थे कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर लाइफ फॉर्म्स को सपोर्ट करने के लिए। बिना इन एडवांस्ड स्मार्ट सेल्स के इंटेलिजेंट लाइफ का इवॉल्व होना बेसिकली इम्पॉसिबल था। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है दोस्तों। असली ट्विस्ट एक बहुत बड़ा एवोल्यूशनरी सस्पेंस अभी रिवील होने वाला है यहाँ। अगर यूकैरियोटिक सेल्स सबसे एडवांस्ड हैं और टॉल ट्रीज और फास्ट एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि ह्यूमंस और उन हेवी प्लांट्स के सेल्स इंटरनली 100% सेम होते हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। इन बेसिक डिफरेंसेस को प्रॉपर्ली एनालाइज करना बहुत जरूरी है। लेट्स लुक एट द अल्टीमेट बायोलॉजिकल शोडाउन, एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल। ये सेलुलर शोडाउन एक्चुअल में प्योरली उनके सर्वाइवल नीड्स पर बेस्ड है ना? बिल्कुल। एवोल्यूशन ब्लाइंड नहीं होता, वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के स्पेसिफिक सॉल्यूशंस डिजाइन करता है। सबसे पहला मेजर डिफरेंस आता है सेल वॉल का। राइट, सेल वॉल। एनिमल्स प्रेडेटर्स से बचने के लिए फ्रीली मूव कर सकते हैं, हार्श वेदर से बचने के लिए शेल्टर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स अपनी जगह पर रूट से फिक्स रहते हैं। उन्हें डेंजरस स्टॉर्म्स, एक्सट्रीम हीट और हेवी फ्रीजिंग विंड्स को फेस करना होता है बिना 1 इंच भी मूव किए। तो प्रोटेक्शन चाहिए उनको। नॉन लिविंग प्रोटेक्टिव लेयर, जिसे सेल वॉल कहते हैं, जो टफ सेल्यूलोज से बनी होती है। इसका मेन फंक्शन प्लांट को एक्सट्रीम रिजिडिटी और फिजिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है। और ये हैवी सेल वॉल एनिमल सेल्स में इंटेंशनली नहीं होती, क्योंकि एनिमल्स को कंटिन्यूअस मोबिलिटी, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है। दैट मेक्स इनक्रेडिबल एवोल्यूशनरी सेंस। इट डज। दूसरा सबसे स्ट्राइकिंग डिफरेंस फूड क्रिएशन मैकेनिज्म का है। एनिमल्स अपना फूड खुद इंटरनली कंप्लीटली सिंथेसाइज नहीं कर सकते। उन्हें हंट करना पड़ता है या फूड चेन में दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। बट प्लांट्स आर फियर्सली इंडिपेंडेंट। उनके पास स्पेशल लिविंग ऑर्गेनल्स होते हैं जिन्हें प्लास्टिड्स कहते हैं। इन प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। और दोस्तों, यही क्लोरोप्लास्ट डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होते हैं मैजिकल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, जहां डायरेक्ट सनलाइट को ट्रैप करके यूजेबल एनर्जी और फूड में कन्वर्ट किया जाता है। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। हम ह्यूमंस डायरेक्टली धूप में खड़े होकर अपना ब्रेकफास्ट जनरेट नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। एक और इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चरल फीचर जो प्लांट सेल्स में एक्सक्लूसिवली प्रोमिनेंट है, वो है उनके इंटरनल वाटर टैंक्स, जिन्हें वैक्यूल्स कहते हैं। प्लांट्स को ग्राउंड से वाटर, डिसॉल्व्ड मिनरल्स और एसेंशियल फूड प्रॉपर्ली स्टोर करना होता है एक लंबे टाइम के लिए, सो दे हैव दीज मैसिव स्टोरेज स्पेसेस। टेक्स्ट बुक्स की टेबल क्लियरली दिखाती है कि टिपिकल मैच्योर प्लांट सेल का ऑलमोस्ट 90% वॉल्यूम एक सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल कवर कर सकता है, जबकि एनिमल सेल्स में ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। उनके पास टेम्पररी स्टोरेज के लिए सिर्फ टाइनी स्कैटर्ड वैक्यूल्स हो सकते हैं। बट वेट, एनिमल सेल्स भी बिल्कुल फीचरलेस तो नहीं है। उनके पास अपने एक्सक्लूसिव पावरफुल टूल्स होते हैं। अगर प्लांट सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट की सुपर पावर है, तो एनिमल सेल्स ने भी सर्वाइवल के लिए कुछ स्पेशल सेलुलर वेपन्स इवॉल्व किए हैं, राइट? प्रिसाइजली। एनिमल सेल्स की नीड्स डायनामिक होती हैं। सेंट्रियोल एक ऐसा एक्सक्लूसिव ऑर्गेनेले है जो प्राइमरीली एनिमल सेल्स में स्पेसिफिकली प्रेजेंट होता है। इसका सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है रिप्रोडक्शन के वक्त सेल डिवीजन इनिशिएट करना और क्रोमोसोम्स को एफिशिएंटली गाइड करना। और लाइसोसोम्स का क्या रोल है? लाइसोसोम्स को इस सेलुलर सिटी का वेस्ट डिस्पोजल स्क्वाड कहा जा सकता है। इनका पावरफुल काम है हार्मफुल फॉरेन बॉडीज या बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करना और सेल के जो इंटरनल पार्ट्स नेचुरली वॉर्न आउट हो चुके हैं उन्हें एफिशिएंटली क्लियर करना। और सोर्स टेबल्स इंडिकेट करती हैं कि सेंट्रियोल्स और प्रॉपर लाइसोसोम्स टिपिकल प्लांट सेल्स में यूनिवर्सली प्रेजेंट नहीं होते। एक और नोटेबल फिजिकल डिफरेंस मूवमेंट का है। एनिमल सेल्स को फ्लूइड्स में फ्रीक्वेंटली इंडिविजुअली मूव करना पड़ता है, सो दे ऑफन फीचर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स लाइक whip like flagella या hair like cilia रैपिड लोकोमोशन के लिए। ये स्पेसिफिक मोबिलिटी फीचर्स मैच्योर्ड प्लांट सेल्स में रेयरली देखे जाते हैं।
ये पॉइंट्स क्लियर करते हैं कि नेचर का डिजाइन कितना प्रिसाइज और कैलकुलेटेड है यार। हर सेल टाइप को एग्जैक्टली वही केमिकल टूल्स मिले हैं जो उसकी यूनिक एनवायरमेंटल सर्वाइवल के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी हैं। अग्रीड। अब दोस्तों, जब इन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स की डीप बात चली रही है तो उन सेल्यूलर सुपर हीरोज के बारे में डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं जो सेल के अंदर नॉन स्टॉप फैक्ट्री चला रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजर ऑर्गेनल्स इन एक्शन। ऑर्गेनल्स, बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया नाम तो सबने सुना होगा, जिसे यूनिवर्सली सेल का पावर हाउस कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक लॉजिकल सवाल उठता है कि ये एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पावर जनरेट कैसे करता है। ये इंटरनल पावर जनरेशन प्रोसेस सच में फैसिनेटिंग और माइंड बेंडिंग है। एक मैसिव हैवी पावर प्लांट को इमेजिन कीजिए जो बर्न होने वाले फ्यूल को प्योर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके पूरी मेगा सिटी को सप्लाई करता है। माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एग्जैक्टली यही पावरफुल फंक्शन एग्जीक्यूट करता है। फ्यूल को एनर्जी में कन्वर्ट करना। राइट। जो फूड हम कंज्यूम करते हैं और ब्लड के थ्रू सेल्स तक पहुंचता है, माइटोकॉन्ड्रिया उस ग्लूकोज फ्यूल को ऑक्सीजन की डायरेक्ट मदद से माइक्रोस्कोपिक कंबस्टन में ब्रेक डाउन करता है। इसे बायोलॉजी में केमिकल ऑक्सीडेशन कहते हैं। इस कॉम्प्लेक्स ब्रेकडाउन से मैसिव इनविजिबल एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक कैच है। सेल मशीनरी इस रॉ एनर्जी को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकती। उसे एक यूनिवर्सल बायोलॉजिकल करेंसी चाहिए। एग्जैक्टली। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस रॉ एनर्जी को केमिकल फॉर्मेट में, यानी एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एफिशिएंटली पैक कर देता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। एटीपी को बायोलॉजिकल बैटरी या यूनिवर्सल सेलुलर करेंसी समझा जा सकता है। बिना इस डायरेक्ट एटीपी सप्लाई के फिजिकल बॉडी की एक सिंगल मसल ट्विच या माइनर हार्ट बीट तक परफॉर्म नहीं की जा सकती। सो एटीपी इज लिटरली द एग्जैक्ट एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया पावर प्लांट का रोल प्ले कर रहा है तो राइबोसोम्स का क्या क्रूशियल रोल है इस मेगा सिटी में? क्योंकि सोर्सेज और टेक्स्ट बुक्स बताते हैं कि वो स्पेसिफिकली प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं। राइबोसोम्स इस मेगा सिटी की सबसे फास्ट और हाईली एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। उनका ओनली कोर बेसिक फंक्शन है कंटिन्यूअस प्रोटीन सिंथेसिस। फिजिकल बॉडी को स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी देने के लिए या इंटरनल रिपेयर्स के लिए कॉन्स्टेंटली फ्रेश प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हमारी मसल्स, टाइट स्किन, ग्रोइंग हेयर और बॉडी के हर सिंगल वाइटल ऑर्गन को फिजिकली बिल्ड करते हैं, वो एसेंशियली इन्हीं टाइनी लिविंग स्ट्रक्चर्स द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, है ना? बिल्कुल। प्रोसेस बहुत मैजिकल है। न्यूक्लियस से एग्जैक्ट डीएनए ब्लूप्रिंट की कॉपी आती है और राइबोसोम्स उस कॉम्प्लेक्स कोड को नेचुरली रीड करके रॉ अमीनो एसिड्स को प्रिसाइजली असेंबल करके स्पेसिफिक कस्टम प्रोटीन्स बनाते हैं। ओह, दिस इज ब्रिलियंट। ब्लूप्रिंट आती है सीधा न्यूक्लियस यानी सिटी हॉल से, और राइबोसोम्स यानी फैक्ट्रीज डायरेक्टली मशीनरी असेंबल करके प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरनल लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम आती है, मुझे लगता है। क्या प्रॉब्लम? अनहेवी मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स को सिटी के अलग अलग डिस्टेंट पार्ट्स तक करेक्टली ट्रांसपोर्ट करना भी तो जरूरी है। एक मैसिव ट्रैफिक जैम लग सकता है अगर सारा फ्रेश प्रोटीन एक ही फैक्ट्री लोकेशन पर ओवरलोड हो जाए। इस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को सेल सॉल्व कैसे करता है? यहीं पर सेल का इंट्रिकेट इंटरनल हाईवे सिस्टम ऑर्गेनिकली काम आता है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्ट्रिक्टली ईआर कहा जाता है। ये इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स और स्पेसिफिक फोल्डिंग सैक्स का एक मैसिव कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। स्केलेटन ऑफ द सेल। हाँ, ये ईआर ना सिर्फ सेल के इंटरनल फिजिकल स्केलेटन की तरह एक्ट करता है जिससे सेल कोलैप्स ना हो, बल्कि जो क्रूशियल प्रोटीन्स राइबोसोम्स फिजिकली बनाते हैं वो प्रैक्टिकली इस ईआर के लॉन्ग बायोलॉजिकल पाइपलाइंस के थ्रू सेफली ट्रैवल करते हैं। और फाइनल डिलीवरी का क्या? फाइनल डिलीवरी को कंप्लीटली फ्लॉलेस बनाने के लिए एक और अमेजिंग ऑर्गेनेल इमीडिएट स्टेप इन करता है, द गोल्जी बॉडीज। इनको इस सेलुलर सिटी का अल्ट्रा एफिशिएंट पैकेजिंग एंड शिपिंग डिपार्टमेंट कहा जा सकता है। डिलीवरी बॉयज की तरह? बिल्कुल। जो मटेरियल ईआर पाइपलाइन से रॉ फॉर्म में आता है, गोल्जी बॉडीज मॉलिक्यूलर लेवल पर उसको केमिकल टैग लगाकर मॉडिफाई करते हैं, स्मॉल प्रोटेक्टिव वेसिकल्स में सिक्योर पैक करते हैं और सेल के अंदर या बाहर जहां भी एग्जैक्ट जरूरत होती है वहां प्रिसाइसली डिस्पैच कर देते हैं। एक इंटायरली परफेक्ट फ्लॉलेस माइक्रोस्कोपिक असेंबली लाइन। न्यूक्लियस इंटेलिजेंट प्लान देता है, राइबोसोम्स हेवी मैन्युफैक्चरिंग करता है, ईआर पाइपलाइन के थ्रू सेफ ट्रांसपोर्ट करता है और गोल्जी फाइनल टैग लगाकर प्रिसाइसली शिप करता है। जब इन सभी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स को साइमल्टेनियसली एक्ट करते हुए विजुअलाइज करें
तो लगता है कि स्किन के हर सिंगल डॉट के अंदर एक मैजिकल मशीनरी नॉनस्टॉप ऑपरेट कर रही है। इट इज जेन्युइनली अ माइक्रोस्कोपिक सिम्फनी, और यही परफेक्ट कोऑर्डिनेशन लाइफ को पॉसिबल बनाता है। हर कंपोनेंट एक दूसरे पर फुली रिलायंट है। ट्रूली माइंड ब्लोइंग। लेकिन दोस्तों, इस इनविजिबल बायोलॉजिकल स्टोरी का मेन क्लाइमैक्स और सस्पेंस अभी आने वाला है। स्टार्टिंग में हमने सेल्स के कंटिन्यूअस मरने और नए रिप्लेस होने की एक शॉकिंग रियलिटी डिस्कस की थी। हाँ, मिलियंस मरते हैं और नए आते हैं। आखिर ये फिजिकल रिप्लेसमेंट प्रोसेस प्रिसाइजली परफॉर्म कैसे होता है? द साइंटिफिक आंसर इज सेल डिवीजन, एक बहुत ही हाईली प्रिसाइज, हेविली रेगुलेटेड और ड्रामेटिक बायोलॉजिकल प्रोसेस। जब एक हेल्दी सिंगल सेल प्रॉपर कांस्टेंट न्यूट्रिशन रिसीव करने के बाद अपनी बायोलॉजिकल लिमिट तक कंप्लीटली ग्रो हो जाता है, तब वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आकर फंडामेंटली ब्रेक होता है। इट ऑफिशियली डिवाइड्स इनटू 2 आइडेंटिकल परफेक्ट पार्ट्स। और इन फ्रेश न्यू यूनिट्स को हम बड़ी खूबसूरती से डॉटर सेल्स कहते हैं। राइट, बिल्कुल सही। और ये पर्टिकुलर सेल डिवीजन सिर्फ एग्जाम के लिए याद रखने वाली एक बेसिक टर्म नहीं है, ये प्रैक्टिकल डेली सर्वाइवल का अल्टीमेट फाउंडेशन है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कंप्लीट ग्रोथ और इंटरनल फिजिकल हीलिंग दोनों एग्जैक्टली इस एक फंक्शन पर डिपेंड करते हैं। जब एक टाइनी बच्चा ग्रो करके लिटरली एडल्ट हाइट अचीव करता है, वो स्ट्रिक्टली ट्रिलियंस ऑफ साइकिल्स ऑफ रैपिड सेल डिवीजन का ही प्रैक्टिकल रिजल्ट है दोस्तों। जब हमें चोट लगती है, ब्लीडिंग होती है और कुछ दिनों बाद वहां मैजिकली क्लियर फ्रेश न्यू स्किन अपीयर होती है, वो एक्सप्लिसिटली इसलिए होता है क्योंकि डैमेज सेल्स की जगह रैपिड सेल डिवीजन प्रोसेस से न्यूली फॉर्म्ड आइडेंटिकल डॉटर सेल्स कंप्लीटली टेक ओवर कर लेते हैं। ये मिरेकल हीलिंग प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है, कंटिन्यूसली इंश्योरिंग कि बॉडी खुद को परफेक्टली मेंटेन और हील करती रहे। यही वो इंटरनल मिरेकल पावर है जो बॉडी को कंटिन्यूअसली हील करती है। लेकिन और ये इस पूरे डीप डाइव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जहां पर हम अपने स्टार्टिंग वाले शॉकिंग फैक्ट पर वापस आते हैं। द नर्व सेल्स। राइट। ब्लड टिश्यू रिप्लेनिश हो सकता है, ब्रोकन बोन्स सेफली जुड़ सकती हैं, आउटर स्किन सेफली हील हो सकती है, लेकिन नेचर ने कुछ एक्सेप्शनली स्ट्रिक्ट इवोल्यूशनरी रूल सेट किए हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कोर सेल्स हैं, स्पेसिफिकली ह्यूमन ब्रेन के कॉम्प्लेक्स डेलिकेट नर्व सेल्स। वो अर्ली चाइल्डहुड में मैच्योर होने के बाद इस मिराकुलस कंटिन्यूअस सेल डिवीजन साइकिल का परमानेंट पार्ट नहीं रहते। दे स्टेप आउट ऑफ द साइकिल। एक बार जब मैच्योर नर्व सेल परमानेंटली डेड हो जाए या सिवियरली डैमेज हो जाए, चाहे इंजरी की वजह से या नेचुरल एजिंग फैक्टर्स की वजह से, दे आर फिजिकली नेवर एवर मैजिकली रिप्लेस्ड। The robust human body can aggressively heal almost all its major external parts. But the central nervous system is biologically a massive exception. जो delicate billion nerve cells का complex network एक बार early life में properly form हो गया, precisely वही exact biological hardware आपको lifelong आखिरी सांस तक reliably sustain करना पड़ता है। देयर इज जीरो बैकअप इन्वेंट्री दोस्तों। नेचर के पास डेड नर्व सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए अडल्ट लाइफ में कोई एक्टिव बायोलॉजिकल प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। ये सीरियस एवोल्यूशनरी लिमिटेशन ह्यूमंस को इंटरनली एक्सट्रीमली बायोलॉजिकली वल्नरेबल बनाती है। और इसी सिंगल साइंटिफिक रीजन की वजह से थिक बोनी स्कल का एवोल्यूशन हुआ, ताकि इस इररिप्लेसेबल इंटरनल ब्रेन वायरिंग की एक्सटर्नल फिजिकल प्रोटेक्शन को सबसे हाईएस्ट सर्वाइवल प्रायोरिटी बनाया जा सके। ये फैक्ट लिटरली गूज़बम्प्स देता है। तो दोस्तों चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं कि आज के इस इंटेंस डीप डाइव डिस्कशन से कोर नॉलेज क्या एक्सट्रैक्ट हुई। समरी टाइम। कैसे रफली 1665 में रॉबर्ट हुक की एक सिंपल कॉक डिस्कवरी ने एक एंटायर मॉडर्न बायोलॉजिकल रेवोल्यूशन एग्रेसिवली स्टार्ट कर दिया। कैसे ह्यूमन बॉडी का सिंगल सेल बेसिकली फंक्शनली इंडिपेंडेंट परफेक्ट मेगा सिटी है, जहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी गार्ड है और सेंट्रल ब्रेनी न्यूक्लियस सब कुछ लॉजिकली कंट्रोल करता है। एवोल्यूशन की क्लियर पैटर्न स्मार्टली स्पॉट की गई। प्रिमिटिव टाइनी प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स से लेकर मैसिव यूकैरियोटिक स्मार्ट स्ट्रक्चर्स तक का मैजिकल ट्रांजिशन। प्लांट सेल की हैवी आर्मर वॉल्स और एनिमल सेल की हैवी मोबिलिटी के बीच का डायरेक्ट सर्वाइवल कॉन्ट्रास्ट प्रॉपर्ली देखा गया और उन माइक्रोस्कोपिक पावर हाउसेस की मशीनरी को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड किया गया, जो कॉन्स्टेंटली हर सिंगल फिजिकल डे रॉ एनर्जी स्मूथली प्रोड्यूस करके इस एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम को फ्लॉलेसली चला रहे हैं। ये ह्यूमन फिजिकल एग्जिस्टेंस प्रैक्टिकली प्योरली एक एंटायर इंडिपेंडेंट यूनिवर्स है दोस्तों। It definitely is. So as this incredible biological deep dive practically wraps up,
एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग और डीप एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन यहाँ पर सोचने के लिए छोड़कर जाना हाईली जरूरी है। गो अहेड। अगर कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ब्रेन के लिमिटेड मैच्योर नर्व सेल्स इंटरनली हमेशा फंक्शनली वही एग्जैक्ट फिजिकल यूनिट्स रहते हैं और कभी कंप्लीटली फ्रेश नए सेल से रिप्लेस नहीं होते, तो जरा एक काम पल निकालकर डीपली सोचिए। वो सारी प्रेशियस चाइल्डहुड मेमोरीज, वो सारा सेफली स्टोर्ड मैसिव नॉलेज और वो पूरी डिस्टिंक्ट ह्यूमन इमोशनल पर्सनालिटी सेम लिमिटेड फ्रैजाइल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करता है। यस, आखिरी सांस तक उन्हीं थके हुए सेल्स के भरोसे। इस ब्रेथ टेकिंग और स्लाइटली टेरिफाइंग थॉट पर अकेले में डीपली विचार जरूर कीजिए। ये एक्सट्रीम बायोलॉजिकल फैक्ट सच में मॉडर्न ह्यूमन लाइफ और इस डेलिकेट फिजिकल बॉडी के प्योर इंटरनल कनेक्शन को डीपली रीइवैल्यूएट करने पर मजबूर कर देता है। एकदम परफेक्टली सही ऑब्जर्वेशन। दोस्तों, अगर आज के इस प्योरली थ्रिलिंग स्टोरी टेलिंग ने सेल्यूलर स्ट्रक्चर और इस एक्स्ट्रा फ्रेजाइल ह्यूमन बॉडी की रियल अहमियत का एक पावरफुल एहसास प्रॉपरली करवाया है, तो इस नॉलेज पैक्ड वीडियो को एक बड़ा लाइक जरूर दें और अपने उन दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें जिनके प्रेशियस ब्रेन सेल्स की आप सच में सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। मोमेंट था। हमेशा नया कुछ लॉजिकली सीखते रहिए, एक्सट्रीम नेचुरल साइंस के इन प्योर माइक्रोस्कोपिक चमत्कारों को डीपली समझते रहिए और हमेशा प्रॉपरली फिजिकली स्टे जेन्युइनली क्यूरियस। जय हिंद।